लेट्स। तो पहुंचे थे, अच्छा वो स्क्रीन नहीं दिख रही है सही, दिख रही है अब स्क्रीन? यस मैम। ओके बेटा, चलो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इतना हम लोग कर चुके हैं, राइट? हम पहुंचे हैं जाल टेस्ट, सैल्मोनेला टाइफी तक पहुंचे थे हम, आई गेस, राइट? यस मैम। ओके, ऑलराइट, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो सैल्मोनेला टाइफी इज ए पैथोजेनिक बैक्टीरियम, ठीक है, वहाँ पे लिख लेना क्योंकि हमने पढ़ा था ना सैल्मोनेला टाइफी हमें टाइफाइड करता है, तो ये तो बैक्टीरियल डिजीज है। तो सबसे जो कॉमन क्वेश्चन है वो यही है कि डिजीज का नाम देख के तुमको पूछ लेंगे, पैरासिटिक है, प्रोटोजोन है, या क्या कहते हैं बैक्टीरियल है, फंगल है या वायरल है। तो बहुत कंफ्यूजन रहती है, जैसे डेंगी है, मलेरिया प्रोटोजोन है, लेकिन डेंगी कौन सी है, वायरल या बैक्टीरियल? इट्स अ वायरल वन, चिकनगुनिया इज अ वायरल वन। हाँ, तो ये कंफ्यूजन रहती है, तुम जितना पढ़ोगे तुमको धीरे धीरे उतना क्लियर होता जाएगा, और इसको समझने में, इसको याद करने में टाइम लगेगा, समझने का तो इतना कुछ है भी नहीं। सो सैल्मोनेला टाइफी इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम, ठीक है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज है पहली चीज तो, राइट? गुड इवनिंग ईशा, इशिता। उसके बाद फिर क्या कॉज करता है, टाइफाइड कॉज करता है, राइट? तो टाइफाइड के सिम्टम तो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद टाइफाइड, बेसिकली टाइफाइड फीवर भी हम इसको कहते हैं, ठीक है, टाइफाइड या टाइफाइड फीवर कुछ भी लिखा हो सकता है। हेलो कोमल एंड सुमेधि। नाउ दीज पैथोजन जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से आएगा क्वेश्चन कि क्या साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट? तो मैं ऊपर लिख सकती हूँ उसको साइट ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि उस टाइम ये वर्ड क्लिक नहीं करता। आवाज आ रही है ना? यस यो मैम। मैं और ये कैसे पहुंचता है वहां तक, थ्रू फूड एंड वाटर कंटेमिनेशन विद देम। तो फूड एंड वाटर में कंटेमिनेशन हो जाएगा बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी का, जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, एंड ये माइग्रेट करता है उसके बाद अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड, तो हमारे बाकी ऑर्गन्स में भी ट्रेवल करता है थ्रू ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से एक लाइन लिखी है कि ये जो बैक्टीरिया है स्मॉल इंटेस्टाइन से माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड, इन्होंने स्पेसिफिकली ब्लड लिखा है, लिम्फ नहीं लिखा। तो तुम आगे ऐसी भी डिजीज पढ़ोगे जहाँ पे लिम्फ भी मेंशन होगा, तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लो कि इन्होंने कहा था टाइफाइड ब्लड के थ्रू ट्रेवल कर रहा है तुम्हारी बॉडी में। ओके, गुड इवनिंग साहिल, क्लियर? अब इसका जो सबसे बढ़िया फीचर है आइडेंटिफाई करने का, दैट इट सस्टेन हाई फीवर। मेरी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, नॉर्मल 37 डिग्री। ह्यूमन टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, उससे ज़्यादा रहेगा 39 या 40 डिग्री सेल्सियस तक। वीकनेस फील होगी, कमजोरी लगेगी, स्टमक में पेन होगा, पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्जे से कहते हैं, हेडेक रहेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब क्या होता है, भूख न लगना। भूख न लगना। है ना? जतिन को लॉस ऑफ एपेटाइट कब होता है? करवा चौथ। नहीं, तब तो उसको बहुत भूख लगती है। जतिन को लॉस ऑफ एपेटाइट आज हो रखा होगा ना भूख प्यास उड़ गई है। तो लॉस ऑफ एपेटाइट के लिए जो साइंटिफिक टर्म बायो में हम यूज़ करते हैं दैट इज एनोरेक्सिया, ठीक है। सो एनोरेक्सिया इज लॉस ऑफ एपेटाइट। तो वो लॉस ऑफ एपेटाइट नहीं लिखेंगे, तो वो एक फीचर इसमें लिख देंगे कि जब टाइफाइड होता है तब एनोरेक्सिया दिखता है या नहीं, तो दिखता है, ठीक है, एनोरेक्सिया। हाँ अंशुल सही कह रहा है, आज हुआ होगा जतिन को। तो एनोरेक्सिया इज अ कंडीशन ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट। डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन मत कर लेना कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो नहीं, लॉस ऑफ एपेटाइट के लिए, ठीक है। तो ये एक टर्म है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑफ द डिजीज, इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सिवियर केसेस, ठीक है। तो टाइफाइड का अगर नॉर्मल कंडीशन तो तुमने लिख ली, अगर वो बहुत सिवियर हो जाए, किसी ने ट्रीट नहीं किया, तो क्या हो सकता है, दो कंडीशन हो सकती है। एक तो इंटेस्टिनल परफोरेशन, इंटेस्टिनल परफोरेशन मतलब होल्स इंटेस्टाइन में छेद। होल्स इन इंटेस्टाइन। कौन सा इंटेस्टाइन, स्मॉल या लार्ज? स्मॉल। हाँ यस, और डेथ भी हो सकती है, राइट? करेक्ट। यस मैम। एक सेकेंड, ओके का हुआ है सारे बच्चे। हेलो प्रतिभा। नहीं, टाइफाइड फीवर को कंफर्म करने के लिए इस पे क्वेश्चन आता है भाई, तो इसको अंडरलाइन कर लो। टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म बाय, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, दैट इज विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट पे क्वेश्चन आता है, ओके। तो विडाल टेस्ट वो तुमसे पूछते रहेंगे किसको करने के लिए आता है, राइट? नाउ क्लासिकल केस ऑफ मेडिसिन इज दैट ऑफ मैरी मेलोन। मैरी मेलोन को हम किस नाम से जानते हैं, टाइफाइड मैरी। तो उनका केस था कि उन्होंने बहुत टाइफाइड बनाया था। शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन एंड वॉज द टाइफाइड कैरियर। तो वो क्या थी, टाइफाइड की कैरियर थी, ठीक है। एंड कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर थ्रू द फूड शी प्रिपेयर। तो वो उसकी कैरियर थी। तो देखो मजे की बात है कि उनके इंटेस्टाइन में परफोरेशन नहीं हुई, लेकिन हाँ वो तो उन्होंने बाकियों के बहुत सारे इंटेस्टाइन में परफोरेशंस करा दी। ओके, तो टाइफाइड का यहाँ पर इतना ही था। नेक्स्ट पे चले।
Yes, ma'am. हमने पहली डिजीज पढ़ी है टाइफाइड, इसको ऐसे डब्बा बना के 1 लिख लो, राइट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट डिजीज है हमारी कौन सी? निमोनिया। निमोनिया सेकेंड डिजीज। नाउ बैक्टीरिया कौन सा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है इससे कि ये कौन करता है। देखो निमोनिया तो तुमको पता ही है ये करता है, लेकिन हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी करता है, इस पे क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज इन ह्यूमन विच इन्फेक्ट्स द एल्वुलाई ऑफ द लंग्स। अब दूसरा क्वेश्चन आता है साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है। तो इन्फेक्शन का जो साइट है वो एयरफील्ड सेक्स ऑफ द लंग्स है, दैट इज एल्वुलाई। तो इसके साथ में लिख दो साइड में, साइट ऑफ इन्फेक्शन, ये मेन साइट है। इन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन, बाकी इंग्लिश तो इग्नोर करने का होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन द एल्वुलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सेवरल प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। तो क्या होता है कि जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का इन्फेक्शन होता है तो एल्वुलाई के अंदर फ्लूइड भर जाता है। कौन सा फ्लूइड होता है ये? Extra cellular. fluid. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इसके अंदर आ जाता है। हमने कल ही करा था ना कि ये ब्लड वेसल थी, अरे कहाँ गया, ये ब्लड वेसल थी। तो ब्लड वेसल के और एल्वुलाई के बीच में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था वो अंदर की तरफ मूव कर गया और यहाँ पे पानी भर गया। इसी वजह से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लग जाएगी बॉडी में, राइट। तो ये एक है कि इसका इफेक्ट क्या था, इसका ये इफेक्ट था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द एल्वुलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड और लीडिंग टू सेवरल प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड का पूछ सकते हैं तो ऊपर लिख लो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, ECF। नाउ द सिम्टम ऑफ निमोनिया इंक्लूड, अब सिम्टम्स ना हर डिजीज में अगर मेंशन है तो इम्पॉर्टेंट है। यस इट्स अ डिजीज कंडीशन अगर ड्यू टू पैथोजन, क्या नाम है अंशुल, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके मैम। ओके नाउ द सिम्टम ऑफ निमोनिया इंक्लूड, सिम्टम क्या है उसके, भाई सिम्टम इंपॉर्टेंट है, इग्नोर मत करना, इसलिए हो सके तो साइड में लिख लेना हर चीज़ के। जैसे अगर मैंने टाइफाइड के लिख लिए थोड़े से सिम्टम यहाँ पर और नीचे मैं निमोनिया के लिख रही हूँ, सिम्टम इंपॉर्टेंट है तो लिख लेना। पहला है फीवर, फिर है चिल, फिर है कफ, फिर है हेडेक। हेडेक दोनों में सेम था। इन सिवियर केसेस द लिप्स एंड फिंगर नेल में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। अब ये है इंपॉर्टेंट लाइन जिससे क्वेश्चन बनता है कि सिवियर केस हो गया, इलाज करा ही नहीं है, तो फिंगर्स और नेल्स थोड़े ग्रे से ब्लूइश कलर में हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है, ठीक है। अ हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स। किसी ने स्नीज किया तो दूसरे इंसान ने उस स्नीज को इनहेल कर लिया, तो एरिजोल और ड्रॉपलेट इफेक्ट इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है या नॉन कम्युनिकेबल? Communicable. कम्युनिकेबल डिजीज है ना, तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ। और कम्युनिकेबल डिजीज का दूसरा नाम क्या है? Infectious disease. इन्फेक्शियस डिजीज लिख लो। ऐसे 3-4 डिजीज के नाम देके पूछेंगे कौन सी कम्युनिकेबल है कौन सी नहीं। ओके बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन हूँ मैं, छीका मैंने, इसके ऊपर ड्रॉपलेट लग गए, अब ये कोई भी पकड़ेगा तो उसे भी हो सकता है। डायसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया और सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिजीजेज इन ह्यूमन। इन्होंने ये डिस्कस नहीं किया लेकिन उन्होंने कहा ये भी डिजीजेज है, ठीक है। तो तुमको एनसीईआरटी में नेम मेंशन है ना, तो वो क्वेश्चन पूछने का हक रखते हैं। तो तुमको एक छोटा सा बनाना पड़ेगा चार्ट जहाँ पे तुम डायसेंट्री एक्सप्लेन करोगे, 3rd कंडीशन, प्लेग करोगे 4th कंडीशन एंड 5th होगी डिप्थीरिया, ठीक है। कोई बात नहीं, इधर का लिख दी थी मैंने। तो ये दो इनका छोटा सा ग्राफ बनाओगे, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है। मैंने वैसे उस टाइम भी बोला था, अगर नहीं किया तो अब कर लेना, अब डिले मत करना, ओके। अब देखो जब शरीर में किसकी कमी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। सो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हाइपोक्सिया। हाइपो मीन्स लेस, ठीक है। तो हाइपोक्सिया की कंडीशन है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। और पीछे क्या करना है? एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट। तो याद रखना दो टर्म्स अलग हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, ए से एप्पल, ए से एपेटाइट, तो एनोरेक्सिया इज लॉस ऑफ एपेटाइट एंड हाइपोक्सिया इज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी। Oxygen. ये हो जाएगा। इन दोनों से ma'am. कंपेयर करके क्वेश्चन आराम से आ सकता है, ओके चले। Yes, ma'am. ओके नाउ अब बैक्टीरियल डिजीजेस पीछे खत्म होगी। तो एनसीईआरटी ने कितनी बैक्टीरियल डिजीजेस पढ़ाई? एक तो टाइफाइड बनाई, दूसरी इसने निमोनिया पढ़ाई डिटेल में, राइट। इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ाई पर हमने इससे ज्यादा पढ़ी है तो हमें याद भी रहनी चाहिए, ओके। Yes, Yes, ma'am. ma'am. और ऐसा नहीं है अगर एनसीईआरटी में मेंशन है तो हो सकता है बोर्ड्स वाले कुछ पूछ ले मैच द फॉलोइंग वगैरह में, तो एटलीस्ट ये नेम मत इग्नोर करना, डिसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थीरिया, ओके। Okay.
ओके और मैम। नीट के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल नहीं करने तो अभी कर लो ना। अब तुम वापस आओगे अप्रैल में, तब कितना करोगे? तब ये चैप्टर्स नहीं करे जाएंगे हमसे, तुम थक चुके होंगे, मन भी नहीं करेगा। तो इसलिए अभी करके फिनिश कर देना इसको, ओके? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और करके मुझे भेज देना चेक करवाने के लिए, क्योंकि तुम क्या करते हो, गलत करते हो, पता किसको चलेगा? तो लेट मी चेक इट। हो सकता है मुझे थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन 24 आवर में आई थिंक अंशुल मैंने भेज दिया था तुझे, राइट? Yes, ma'am. तो वो भेज दूंगी। ओके, नाउ मैनी वायरसेस आल्सो कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग। तो बेटा अब ये आ गया वायरस पे, ठीक है? तो चाहो तो मैं तो ऐसे करती थी, जब ऐसे बड़ी सी हेडिंग आती तो ऊपर लिख देती अब यहाँ से वायरस चलेगा, पीछे बैक्टीरिया चले। मुझे थोड़ा रहता था, सुख रहता था ऐसे कि हाँ ये वाला पार्ट खत्म हो गया, चलो अगले पे जाते हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी है। मैनी वायरसेस आल्सो कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग। राइनो वायरसेस रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरसेस। तो सबसे पहली लाइन जिस पे ध्यान देना है दैट इज राइनो वायरसेस लिखा है वहां पे। बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो एक ग्रुप ऑफ वायरसेस है, ठीक है? सो इट इज अ ग्रुप ऑफ वायरसेस विच इज नोन एज राइनो वायरसेस। और ये क्या करते हैं? मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट, देखो, वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट कॉज करते हैं विच इज कॉमन कोल्ड, क्योंकि कॉमन कोल्ड बहुत कॉमन है और तुमको दिखेगा बहुत जल्दी फैलता है और आता ही रहता है, राइट? कॉमन कोल्ड एक बार घर में एक को हुआ तो सबको होना ही है मोस्टली। तो इसमें से एनसीईआरटी लाइन क्या ले सकता है आपके क्वेश्चंस में? तो मैं क्वेश्चंस भी लगा रही थी, तो जब देखा तो एक लाइन बहुत कॉमन आती है, दैट इज दिस, वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट इज कॉमन कोल्ड। तो वो तुमको ये लाइन देगा और फिर तुमसे पूछेगा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। तो तुमको पता होना चाहिए वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ह्यूमन एलिमेंट के अंदर मैंने कॉमन कोल्ड में ये लाइन पढ़ी थी। ये होता है बहुत ज़्यादा सॉलिड टाइप का रट्टा, लेकिन ऐसा पूछा जा सकता है और उस टाइम कंफ्यूजन होगी, क्योंकि वो तुमको ऐसे कंपैरेटिव क्वेश्चंस देंगे ना, इतने कंपैरेटिव ऑप्शंस देंगे कि पता करना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर लो, लाइन इंपॉर्टेंट है। नाउ दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। जो क्वेश्चन बनता है नीट का बार बार वो यही बनता है कि जो कॉमन कोल्ड होता है उसमें किस पे साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है? तो कॉमन कोल्ड का साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है? नोज एंड रेस्पिरेटरी। नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, ठीक है? तो लिख ले साइड में, नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। अपर रेस्पिरेटरी पैसेज। हाँ, अपर रेस्पिरेटरी पैसेज भी बोल सकते हैं, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। ब्रैकेट में लिख ले, ऐसे कर ले, अपर रेस्पिरेटरी पैसेज, ठीक है? और इसके साथ बहुत ध्यान से याद रखना है कि लंग्स में जा नहीं रहा, तो अंदर लंग्स को जाके अफेक्ट नहीं कर रहा, यहीं पे रुक जाएगा ये। यहाँ से, अरे क्या कर लूँ मैं, यहाँ से बनाते थोड़ा, सॉरी। तो मैं थोड़ा सा नोज बना के, ये माउथ है, ठीक है? नोज के पैसेज को पीछे लेके जाके ट्रैकिया तक छोड़ दूंगी, बस यहीं तक होगा इन्फेक्शन, इसके नीचे इन्फेक्शन नहीं जा रहा। जब उसका ब्रोंकी में डिवाइड हो रहा है और बाकी सब बन रहा है ना, तो यहाँ इन्फेक्शन नहीं जाएगा, सिर्फ ऊपर तक ही इन्फेक्शन रहेगा, ठीक है? तो ये होता है किसमें? कॉमन कोल्ड। ओके, तो जब भी कोई चीज़ मुझे लगता है बहुत ज़्यादा भूल जाएगी तो कोई डायग्राम बना लो साइड में, तो बढ़ सकते हैं। नहीं अंशुल, थ्रोट एयर की साइंटिफिक वर्ड नहीं है ना, इसलिए। नाउ तो नॉट द लंग्स, अंडरलाइन दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, डब्बा बना लो इसमें, नीट में क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। तो कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेजल कंजेशन। तो ये तुमको क्या बता रहा है? सिम्टम्स क्या दिखेगा तुम्हें? सबसे पहले नेजल कंजेशन, नाक बंद हो जाती है, मुंह खोल के सोना पड़ता है, फिर होता है डिस्चार्ज, कभी कभी नाक बहने भी लग जाती है ना? अंशुल तो समझ ही सकता है, अंशुल और स्मिता के साथ अक्सर होता है, राइट? Yes, इसके ma'am. बाद सोर यस थ्रोट, मैम। सोर थ्रोट मतलब गले में दर्द, हॉर्सनेस, आवाज़ ऐसे अजीब सी हो जाती है, हाँ करके आवाज़ आती है, कफ, ठीक है? खांसी आएगी, और मोस्टली बलगम वाली होती है, बट दूसरी भी हो सकती है, ऐसे मत सोचना, ठीक है? हेडेक रहेगा और टायर्डनेस, हेडेक तो नॉर्मल सा है, टायर्डनेस भी रहती है, थकावट सी रहती है ना पूरे शरीर में, या कुछ नहीं हो रहा? वैसे अच्छा तुम्हारे तो ऐसी रहती है छोड़ो विच यूजली लास्ट फॉर 3 to 7 days। एक ये पॉइंट है कि नंबर जहाँ एनसीईआरटी में आता है ना, वो डेटाबेस क्वेश्चन दे देते हैं। अभी तक हमने कहीं पे भी डेज नहीं पढ़ा ना, यहाँ पढ़ा है, तो इस पर थोड़ा टेंशन दे देना कि इतना तुम्हें भी पता है कि एक हफ्ते तक रहता है कॉमन कोल्ड, जितना मर्जी कर लो, नाच लो, रहेगा। ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द कफ और स्नीज, कफ मतलब खांसी, स्नीज मतलब छींकना, ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर एदर इनहेल्ड डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। वो कह रहे हैं कि मेरे को कॉमन कोल्ड है, मैंने खांस दिया या छींक दिया और हाथ नहीं रखा, हैंकी नहीं रखा, तो वो जो इन्फेक्शन है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में निकलेगा और किसी और के बॉडी में वायरस चला जाएगा, ठीक है? तो ये कंटेमिनेटेड है या सॉरी कंटेजियस है, नॉन कंटेजियस? कंटेजियस। नॉन हाँ नॉन कंटेजियस है ना, इधर आ, कंटेजियस है ना, एक दूसरे से हो रहा है इन्फेक्शियस। एक आध बच्चा जरूर गलत बोल के बायो खराब करेगा ठीक है, लिख लो इसे, ये काम आएंगे।
नाउ सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेज आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन 2। अब वो कह रहा है मैंने वायरस में इतने डिजीज डिस्कस करना है, एड्स या डिजीज डिस्कस नहीं हुई है, कोई बात नहीं बाद में करेंगे। अब ये प्रोटोजोन की बात पे आ गया, ठीक है। तो वायरस में तुमने बैक्टीरिया में एनसीईआरटी ने कितना पढ़ाया बताओ? टाइफाइड और निमोनिया। टाइफाइड एंड निमोनिया। निमोनिया। Yes, ma'am. हाँ, नोट आ सकता है इस पे लिखने के लिए, बिल्कुल आ सकता है। और कोई Yes, ma'am. बकवास नहीं लिख के आएगा कि इससे सिर में दर्द होने लगता है, एक तरीका होता है लिखने का। पहले आप उस डेफिनेशन लिखोगे, टाइफाइड इज दिस डिजीज, कॉजेटिव एजेंट ये है, ट्रांसमिट ऐसे होता है, कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है, फिर उसमें होता क्या है वो लिखोगे। कोई उसकी मेडिसिन अभी तक हमने पढ़ी नहीं यहाँ पर, तो हमने उसका टेस्ट पढ़ा था तो वो लिख दोगे, टाइफाइड में विडाल टेस्ट पढ़ा था, तरीके से लिखते हैं आंसर। उसके बाद हमने पढ़ा वायरल, वायरल में हमने कौन सी डिजीज पढ़ी? कॉमन कोल्ड। Common cold. कॉमन कोल्ड। और एनसीईआरटी आगे चल के तुमको एड्स भी पढ़ाएगी, तो करके Yes, बिठा ma'am. के एकदम, Yes, ठीक है। ma'am. अब हम जा रहे हैं किसके पास? प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोआ। कौन सा एनिमल किंगडम का पार्ट है ये? प्रोटिस्टा। अच्छा, कॉन्टेजियस और कोजेनिटल में हो गया तू, कॉन्जेनिटल नहीं होती है एड्स, बचपन से पैदा है ना। यू माइट हैव हर्ड अबाउट मलेरिया। हाँ जी भैया, बहुत ही ज्यादा सुना है हमने मलेरिया। हुआ है किसी को तुम में से? No, ma'am. No, ma'am. हुआ भी नहीं चाहिए। मुझे हुआ है क्या पता No, नहीं, याद ma'am. नहीं। तुझे कैसे पता मुझे हुआ है या नहीं? होना नहीं चाहिए ना। हाँ, होना नहीं चाहिए। अ डिजीज मैन हैज बिन फाइटिंग, ह्यूमन, अकेले आदमी लड़ रहे हैं, हमें नहीं होता मलेरिया। अ डिजीज ह्यूमन हैज बिन फाइटिंग सिंस मेनी इयर्स, प्लाज्मोडियम आ गया ये, प्लाज्मोडियम, हाहा। प्लाज्मोडियम अ टाइनी प्रोटोजोन, बहुत छोटा सा प्रोटोजोन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज, ठीक है। तो कॉजेटिव एजेंट कौन है? प्लाज्मोडियम। Female and प्लाज्मोडियम। कॉजेटिव एजेंट लिखो इसे, ठीक है। अभी बोलोगे स्पोरोजोइड क्या है बेटा? डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम ही है। प्लाज्मोडियम ही अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है, इसलिए हम स्पोरोजोइड, मीरोजोइड, ट्रोफोजोइड बुलाते हैं उसको। होता वो प्लाज्मोडियम ही है, स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है ना बॉडी के अंदर। तो प्लाज्मोडियम छोटा सा प्रोटोजोन है जो ये डिजीज करता है, ठीक है। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम की बहुत स्पीशीज है भैया। पहले वाइवेक्स मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम ओवेल। ओवेल are responsible for different type of malaria. Of these, malignant malaria caused by Plasmodium falciparum is the most serious one. तो जब भी पैराग्राफ एग्जिट मतलब एंड होता है ना, वही लाइन आती है, malignant malaria caused by Plasmodium falciparum is the most serious one and can be fatal, ठीक है। तो हिंदुस्तान में जो आपको बहुत अच्छे से मिलता है, बहुत मनीषा, बहुत ज़्यादा डेंजरस है मलेरिया। तो हिंदुस्तान में जो आपको सबसे खतरनाक वाला मिलता है वो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है, फैला हुआ है। तो फेल्सीपेरम हमने याद किया था। फेटल भी हो सकता है, फेटल मीन्स मृत्यु, डेथ, ठीक है। नाउ मैलिग्नेंट मलेरिया का क्या मतलब है? मैलिग्नेंट और बेनिंग का क्या फर्क होता है वर्ड्स का? बेनिंग और बिनाइन, बेनिंग और मैलिग्नेंट का क्या फर्क होता है? बेनाइन जो होता है malignant जो होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं और benign जो होते हैं तो इट स्टेशनरी। कैन ट्रेवल, इट कैन बी ट्रेवल्ड, राइट, स्टे Yes, ma'am. एट इट्स प्लेस। कोई स्मेल आ रही है जैसी, एक सेकंड यार होल्ड करना प्लीज, रुकना जरा। अच्छा सॉरी यार, वो सिलेंडर का नॉब में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, सही से सेट नहीं हुआ, वो गैस लीकेज हो रही थी। ओके, मैलिग्नेंट और बेनाइन। बेनाइन मैलिग्नेंट जो ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। बेनाइन जो वहीं का वहीं बैठा रहेगा। बेनाइन बैठा हुआ है तो बी से बैठा याद रख लेना, कहीं नहीं जाएगा ये, वहीं रहेगा।
ठीक है, खतरनाक होता है जो ट्रेवल कर सकता है। तो अब ये कह रहे हैं मैलिग्नेंट मलेरिया, तुम ऐसे याद रखो जो बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा जो फैल रहा है वो मैलिग्नेंट मलेरिया है जो कॉज करता है फेल्सीपेरम। ठीक है, डन इतना। यस यस मैम हाँ। मैम चलो आओ, यस मैम लेटेस्ट ओके, क्या लिखा है शाइजोगोन, अच्छा क्यों लिखा है मैंने शाइजोगोन? मैम हमारे पूरे क्लास अरे जो मर्जी बोल दो शैलजा। Now, let us take a glance at the life cycle of Plasmodium. अपन देखेंगे नहीं, अपन glance करेंगे उसे, ठीक है। Plasmodium enter into human body as a sporozoid. देखो ये वर्ड ना स्पोरोजोइट ही मेंशन करते हो, तो तुम बोलोगे मैंने तुमको एक्स्ट्रा सिखाया, उसमें क्वेश्चन आता है इसलिए बताया, लेकिन एनसीईआरटी में जो लिखा है वो तो मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा बड़ी बात कोई है नहीं। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ बना, सबसे पहला क्वेश्चन पीछे बना, एक्चुअली दो क्वेश्चन बने। पहला मलेरिया से क्वेश्चन बना कि कॉज कौन करता है, तो कॉजेटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम। दूसरा क्वेश्चन बना कि सबसे ज्यादा फैलता कौन सा है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जो मैलिग्नेंट मलेरिया फैलाता है, मैलिग्नेंट मलेरिया कॉल कराता है, दैट इज आल्सो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। तीन क्वेश्चन बने। फोर्थ क्वेश्चन देखो, नाउ प्लाज्मोडियम एंटर ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइड, इसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस फॉर्म। तो जब मच्छर ने हाथ पे काटा था तो तुम्हारी बॉडी में उस मछली ने छोड़ा, वो क्या छोड़ा, स्पोरोजोइड फॉर्म, राइट। स्पोरोजोइड इज इन्फेक्शियस फॉर्म। नाउ थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज, तो फीमेल एनोफिलीज इज बेसिकली व्हाट, फीमेल एनोफिलीज दो चीजें होती है, एक तो ये होती है वेक्टर और दूसरी ये होती है कौन सा होस्ट, प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी ये लिख लो साथ में, दो चीजें होती है, ये बहुत जरूरी है मछली का, देख लो तुम, मैं बस टीचर हूँ, तुम बस स्टूडेंट हो, ये हमसे ज्यादा टैलेंटेड है दुनिया पागल की है इसने। तो पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लिवर सेल्स, तो पहले वो लिवर सेल्स में मल्टीप्लाई करते हैं, लिवर सेल को हम बुलाते हैं हिपेटोसाइट्स, हो सकते हैं हिपेटोसाइट लिख देता, ऐसे घबराना नहीं हमें, अब तो हमें याद ही हो गया हिपेटोसाइट्स होते हैं। एंड देन अटैक द आरबीसीज रिजल्टिंग इन देयर रप्चर, तो वो आरबीसी में अटैक करता है और उसे रप्चर करा देता है। हमें पता है जब आरबीसी रप्चर होते हैं तो फीवर आता है और चिल आता है, क्यों, केमिकल की वजह से। तो देखो पहले वो लिवर सेल में गया, वहां पे उसका चेंज हो गया नाम, इन्होंने नहीं लिखा, हम यहाँ जिक्र नहीं कर रहे। नेक्स्ट इज द रप्चर आरबीसीज इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस हिमोजोइन। हिमोजोइन पे क्वेश्चन आएगा, किससे निकला था, लिवर सेल से या आरबीसी से, बेटा आरबीसी से निकला था, क्योंकि हीमोग्लोबिन उसने तोड़ा था ना, तभी ये केमिकल बना है, तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में था, लिवर में मत घुसा देना। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड हाई फीवर, ठीक है, रिकरिंग वेरी 3 to 4 days, तो 3 से 4 दिन में बहुत ज्यादा सडनली चिल्स आएगा, इंसान पूरा कांप जाएगा और भयंकर वाला फीवर होगा उसको, बहुत डरावना, इट्स अ वेरी डेंजरस काइंड ऑफ, देख के डर लगता है। ओके, तो वो हीमोजोइन की वजह से हुआ है। अब एक क्वेश्चन इसमें ऐसा बनता है कि अगर मुझे ये चेक करना है कि किसी इंसान को डेंगी मलेरिया चल रहा है, सॉरी मलेरिया है, तो मैं उसका कब ब्लड सैंपल टेस्ट करूं, सबसे सही टाइम क्या रहेगा, सबसे सही टाइम रहेगा जब उसको हाई फीवर है। उसको हाई फीवर कब होता है, जब आरबीसी रप्चर होते हैं, हाँ जब आरबीसी रप्चर होते हैं, जब आरबीसी रप्चर होते हैं तो हीमोजोइन रिलीज होता है, एग्री। उसके साथ साथ प्लाज्मोडियम भी तो रिलीज हुआ, कौन सी फॉर्म में रिलीज होता है इस टाइम, क्या नाम देते हैं हम उसे, गोनेड्स की फॉर्म में। गोनेड्स की फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म है बे, ट्रोफोजोइट। एक तो होते हैं ट्रोफोजोइट्स और एंड गैमेटोसाइट्स भी हो सकते हैं ना, हो सकता है गैमेटोसाइट्स की फॉर्म में निकल रहे हैं, हो सकता है कुछ ट्रोफोसाइट्स की फॉर्म में निकल रहे हैं, डिपेंड करता है, तो दोनों हो सकते हैं। तो इस टाइम पे क्योंकि आरबीसी फटा है तो जितने भी पैरासाइट है वो ब्लड में घुले होंगे ना चारों तरफ, तो इस टाइम पे जल्दी से तुम डिटेक्ट कर लोगे। तो अगर ऑप्शन आ जाए कि फीवर से पहले करना है, फीवर में करना है, फीवर के बाद करना है, तो फीवर के दौरान अगर ब्लड सैंपलिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, उस टाइम पे पक्का पता चल जाएगा कि डिजीज है या नहीं। क्लियर, यस मैम right now when a female anopheles mosquito bites an infected person, these parasite, अब देखो जब फीमेल एनोफिलीज ने इन्फेक्टेड पर्सन को दंदी मार दी, उसकी दंदी को हम क्या बोलते थे, प्रोबोसिस। these parasite enter the mosquito body and undergo further development, तो मस्कीटो बॉडी में वो कहाँ जाके डेवलपमेंट करते हैं, इन मिडगट, मिडगट, yes. The parasites multiply within them to form sporozoites, तो ये हुआ कहाँ पर, मिडगट में ही हुआ, लिख लो इन मिडगट। That are stored in the salivary gland, हाँ लेकिन स्टोर salivary gland में हुआ, ये रहा नीट का क्वेश्चन, बहुत आराम से उन्होंने डायरेक्ट लिखा है, तो यहाँ से बनेगा क्वेश्चन। When this mosquito bites a human,
अरे शुक्र है ह्यूमन बोला इन्होंने, तो अब इसने किसी और ह्यूमन को खाया। तो स्पोरोजोइड्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू हिज और हर बॉडी एंड देयरबाय इनिशिएटिंग द इवेंट मेंशन्ड अबव। तो ऊपर जो लिखा है वही साइकिल नीचे हो जाएगी। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट मलेरिया पैरासाइट रिक्वायर 2 होस्ट। तो मलेरिया पैरासाइट को 2 होस्ट चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ह्यूमन एंड मस्कीटो टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। अपना जीवन वो ऐसे ही कंप्लीट कर सकता है। उसे ह्यूमन भी चाहिए, किसके लिए? फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? Yes, ma'am. और उसे फीमेल क्यों चाहिए मस्कीटो? For फॉर sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन reproduction. प्लस एज अ वेक्टर, वो फेंकेगी भी तो हमारी बॉडी में। टू कंप्लीट इज लाइफ साइकिल एंड फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो इज अ वेक्टर आल्सो, दिस इज अ ट्रांसमिटिंग एजेंट। तो अब देखो, जब भी आरबीसी रप्चर होगा, आरबीसी रप्चर, तो उसके लिए हम जो टर्म यूज कर सकते हैं दैट इज हीमोलाइसिस। ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की तुमने धज्जियां उड़ा दी है, लाइसिस मतलब तोड़ना। ओके, तो आरबीसी रप्चर के लिए वो टर्म यूज करते हैं हीमोलाइसिस। ऐसे दे सकते हैं आपको सिम्टम्स में कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मलेरिया। तो हीमोलाइसिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। उसके अलावा शाइजोगोनी क्या था? शाइजोगोनी था, याद है किसी को? हेलो हेलो, Yes, ma'am. आवाज आ रही है? Yes, मेरी वीडियो ma'am. दिख गई थी ना अभी? दिख रही है। अब दिख रही है। तो शाइजोगोनी कहाँ पड़ा था? शाइजोन कहाँ पड़ा था? Asexual reproduction of सेक्सुअल shaitan. रिप्रोडक्शन कर रहे थे वो, कहाँ पर? Ma'am, हिपैटोसाइट्स। hepatocells. Hepatocells. यहाँ हेपेटोसाइट्स में। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया, याद है तुम्हें, उम्मीद नहीं थी मुझे। लिख देती हूँ मैं, ए सेक्सुअल, लिख लो यार इसको अच्छे से लिख लेना। प्रोसेस ऑफ, दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. asexual reproduction in hepatocytes। होती है आरबीसी में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन सिर्फ हिपैटोसाइट में जो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या बनाता है ये? लीड्स टू फॉर्म शाइजोन्ट, बहुत सारे शाइजोन्स बना देता है। यस, तो इसलिए हम इसको सिर्फ यहाँ पर इस टर्म को यहाँ पढ़ते हैं। ओके, यहाँ से इस टर्म का नाम आया है। क्लियर? Yes, ma'am. चले आगे, Yes, ma'am. पीछे आते हैं एक बार। तो हम प्रोटोजोन डिजीज में कौन सी पढ़ रहे हैं? मलेरिया। मलेरिया। Malaria. नोट बनाते रहना, याद रहेगा, बहुत मदद मिलता है रिवीजन करते टाइम ना। ऐसी नोट को लिखना होता है और फिर टिक करते जाना है उसको देख के कि क्या तुमको याद आ रहे हैं सारे पॉइंट। मैंने कॉमन कोल्ड देखा, आंखें बंद करी, रिवाइज किया कि मुझे क्या क्या याद है। उसके बाद मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, तो मुझे पता चल जाएगा कि जो मुझे याद है ठीक है, जो मुझे नहीं याद है उन पॉइंट्स पे मेरा ध्यान जाएगा। तो रिविजन की बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है ये, इस तरीके के नाम लिखना, स्पेशली डिजीजेस में। आई डोंट नो व्हाई माय कैमरा इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, आई लुक स्केरी, तो चलो हटा देते हैं ना। आओ भाई, तो 2 होस्ट की जरूरत पड़ी थी ना मलेरिया को, तो ऐसे वाले पैरासाइट को हम कहते हैं डाइजेनेटिक पैरासाइट। ठीक है, नीड्स 2 होस्ट। ओके, तो प्लाज्मोडियम जो एक पैरासाइट है वो ऐसा है जिसको 2 होस्ट चाहिए। ओके, हेलो, कौन है ये? Yes, ma'am. तरुण बेटा, क्या बात? धन्यवाद। माइक बंद कर लीजिए प्लीज, जो माइक ऑन करेगा वो पढ़ाएगा, मैं बैठूंगी। प्राइमरी होस्ट कौन है? Female anopheles. Female anopheles. सेकेंडरी? Human. Human. प्राइमरी होस्ट किसको कहते हैं? जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। Sexual reproduction होती है। और सेकेंडरी? इसमें Asexual. asexual reproduction होती है। ह्यूमन में कहाँ कहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है? Hepatocyte and RBC. RBCs. Hepatocyte. सीख गए बच्चे। और ये जो सो के आए हैं, क्या भाई बीच में से पढ़ोगे हैं? बोर्ड्स की रिवीजन तो सही से कर लो, ये तो उड़ जाओगे। फिर तुम बोलोगे मैडम 11th करा रही थी मम्मी इसलिए उड़े हम। आ जाओ गुरु यार, पढ़ लिया करो नालायको। वैसे घर पे बहुत कुछ कर रहे हो पता है मेरे को, मैं भी स्टूडेंट ही थी। आइए चलो एक बार इस डायग्राम पे ऐसे नजरें फिरा लेते हैं, ऐसे ऐसे देख लेते हैं इसको। देखो यहाँ इसे देखने जहाँ पे दंदी मारी है इसने। ठीक है, व्हेन द मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन, अरे यहाँ से नहीं कहा है ना, ये रहा, ऐसे पढ़ेंगे, यहाँ पे लिख 1। ओके,
और ये इसकी प्रोबोसिस। ओके, और ये है हमारी फीमेल एनोफिलीज। और इसने अपने कहाँ पर भरे होंगे स्पोरोजोइड्स को? एक्चुअली में कहाँ पर रखा होगा इस टाइम? salivary glands. Salivary glands. सेलिवरी ग्लैंड्स भरे पड़े हैं, इसने सिर्फ चुप करके भेज देगी। नाउ पैरासाइट स्पोरोजोइड रीचेस द लीवर थ्रू ब्लड। तो स्पोरोजोइड्स एंटर करें यहाँ पर और रीच करके ब्लड पे, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेज है जहाँ पे उसने उसको दंदी मारी थी और वो ब्लड में एंटर करे थे, इसको हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन स्टेज, राइट? Yes, ma'am. है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नाउ लीवर सेल में चले गए। देखो पैरासाइट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, यहाँ मेंशन कर रहा है ये। तो ये अगर मेंशन कर रहा है तो कह रहे हैं कि हक से पूछूंगी मैं पेपर में अगर तुमको नहीं आया तो देखना जरा। तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, हमारे पास बड़ा फाइन सी अंडरलाइनिंग भी है। असेक्सुअल इन लीवर सेल्स रिप्रोड्यूस करेंगे असेक्सुअली, बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीज इनटू द ब्लड, ठीक है। उसको देखो यहाँ पर अगर ध्यान देखोगे तो यहाँ पे छोटे से सेल्स है, फिर उन्होंने रिप्रोडक्शन किया और बहुत सारे बर्स्ट कर दिए, राइट। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो यहाँ पर हुई थी उसका नाम क्या था? शाइजोगेन। Hydrogon. शाइजोगोनी, गैमी नहीं, गेम नहीं खेलनी। ओके, नाउ इसके आगे 2 लिख लो यार, जहां से स्टार्ट किए थे नेक्स्ट में 2 लिखते हैं, फिर आते हैं अपा थर्ड। ये कहाँ पहुंचा? पैरासाइट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में भी असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, देख रहे हो कितना रिप्रोड्यूस करेगा, नंबर ही तो बढ़ाना है उसने। अब रेड ब्लड सेल में रिप्रोड्यूस कर रहा है एंड कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम, रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू आरबीसी। वो कह रहा है बहुत सारी साइकिल आती है फीवर के और चिल्स के, तो ये किसकी वजह से आते हैं? बिकॉज ऑफ द केमिकल Hemozoin. राइट। कुछ दोबारा से आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे और कुछ जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, राइट। तो देखो नाउ सेक्सुअल स्टेज आएगी गेमेटोस। अब यहाँ तक ह्यूमन होस्ट के अंदर था, तो सेक्सुअल स्टेजेस डेवलप इन आर रेड ब्लड सेल गेमिटो। अच्छा अब यहाँ पर भाई यह गलत मत कराना, गेमिटोसाइट्स डेवलप होते हैं आरबीसी में। तो सेक्सुअल स्टेज के जो प्रिकर्सर है गैमीट जो है वो यहाँ पर डेवलप हुआ है, लेकिन सेक्सुअल स्टेज यहाँ पर आती नहीं है। तो इस चीज को भगवान के लिए साइड में लिख ले। हे एनसीईआरटी बड़ा गंदा लिखती है यार दो भी। तो लिख लो यहाँ गैमीट फॉर्म हियर बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट अकर हियर। ओके, दिख रहा है सबको? यो मैम। अच्छा बेटा ये लिख लेना, नहीं तो ये तो बड़े पापी है। देखना क्या लिखा है, सेक्सुअल स्टेजेस डेवलप इन आरबीसी। तो सेक्सुअल स्टेजेस का मतलब है गेमीट यहाँ डेवलप हुए, और गेमिटोसाइट है, फाइट वाइट मत लिखाना, साइट सेल, ह्यूमन के अंदर साइट आएगा, गेमिटोफाइट प्लांट में बढ़ते हो, उल्टा सीधा मत करना। ओके नाउ अब देखो यहाँ से मस्कीटो की लाइफ साइकिल है, तो लेबलिंग इसके आराम से आती है। अब गेमिटोसाइट्स को ब्लड के साथ फीमेल एनोफिलीज ने फिर से सक कर लिया। फीमेल मस्कीटो टेक अप गेमिटोसाइट इन ब्लड मील, खाने के में उसका खून था, खून के साथ गेमिटोसाइट खा गई। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मस्कीटो गट। यहाँ लिख लो भाई, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट यहाँ हुई है मस्कीटो के गट में, और गट भी कौन सी? गट। शाबाश, इंटेलिजेंट बच्चे। नाउ इधर देखो स्पोरोजाइट बहुत सारे और सेलिवरी ग्लैंड। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस, तो इन्फेक्टिव स्टेजेस कौन सी है? स्पोरोजोइट है यहाँ। एस्केप फ्रॉम द गट, गट से भाग जाती है, माइग्रेट कर जाती है सेलिवरी ग्लैंड्स में, फिर सेलिवरी ग्लैंड से व्हेन द मस्कीटो बाइट अनदर ह्यूमन स्पोरोजाइट्स आर इंजेक्टेड विद बाइट। अबे अगले में चली जाएगी। क्लियर है सबको? 7 8 तो एक जगह से स्टार्ट करो और साइकिल कंप्लीट करो, लेबलिंग आ सकती है। चले आगे। बहुत बढ़िया। आइए नाउ एंटामीबा हिस्टोलिटिका, इट्स अ प्रोटोजोन पैरासाइट। Yes, आइए ma'am. इसे करते हैं। Yes, ma'am. हाँ तो पीछे चलते हैं जरा, आगे कहाँ जा रहे हैं हम? प्रोटोजोन एक पढ़ लिया मैंने, मलेरिया। दूसरा कौन सा है? एंटीमीबा हिस्टोलिका। Yes. एंटामीबा। TBS. बहुत बढ़िया जी। अरे डिजीज कौन सी है? Amoebiasis. मैं भी ना इसका नाम लिख लूँ, बाबलियो में भी। एमीबिक डाइसेंट्रिक भी कहते हैं, ऐसे डाइसेंट्री भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है पहली चीज तो, ठीक है। इट इज अ पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन। बेटा लार्ज इंटेस्टाइन हमने बहुत कम कहीं पढ़ा है ना, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। प्रोटोजोन डिजीज जो लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है, यानी कि जो भी तुमको सिम्टम देखने को मिलेंगे वो कहीं ना कहीं
स्टूल में जरूर मिलेंगे, राइट, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन से फीसिस ही तो बनता है। जो फीसिस होती है उन्हीं को हम स्टूल भी कहते हैं, वो बैठने वाला स्टूल नहीं है ये, राइट। तो इसे क्लियर कर लेना भाई। ऐसी चीजें ऐसा लगता है कि ये तो सबको पता होगा, ऐसा होता है कभी कभार नहीं पता होता, बंदा शर्मा शर्मी में पूछ नहीं पाता, तो पूछ लिया करो। ह्यूमन विच कॉजेज एमीबॉयसिस और एमेबिक डायसेंट्री, सिम्टम ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी उस इंसान को, एब्डोमेन में पेन होगा, ठीक है, तो स्टमक पेन नहीं है, एब्डोमेन पेन है, क्रैम्प्स पड़ेंगे, क्रैम्प्स पड़ना मतलब मरोड़े पड़ना, स्टूल विद एक्सेसिव म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, ये रहा मेन सिम्टम जहां से आएगा क्वेश्चन कि जो स्टूल बन रहा है उसमें बहुत सारा म्यूकस भी दिखेगा और ब्लड क्लॉट्स भी दिखेंगे, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन की दीवारों को खोद दिया है इस प्रोटोजोन ने, इस वजह से वहां पे ब्लीडिंग भी होगी, ठीक है। हाउस फ्लाई एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर, देखो बहुत अच्छी लाइन लिखी है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो हाउस फ्लाई है वो मैकेनिकल कैरियर है, इसने वेक्टर नहीं बोला ना, क्योंकि हाउस फ्लाई की बॉडी में कुछ नहीं होता, तो वो स्टूल के ऊपर बैठती है, अपने पंखों पे और अपने लेग्स वगैरह पे, बॉडी पे कैरी कर लेती है प्रोटोजोन को और किसी और के खाने में डाल देती है, ओके, and serve to transmit the parasite from feces to of infected person to food and food products, thereby contaminating them. Drinking water and food contaminated with fecal matter are the main source of infection. अब हमको देख के पता चलेगा नहीं, इसलिए जनरली सजेस्टिव होता है कि जैसे बर्फ वगैरह बाहर जाते हो जूस पीने, तो वहां पर बर्फ वगैरह मत डलवाया करो, क्योंकि अगर आपने लोकली कभी देखा है तो जनरली बर्फ का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बड़े गंदे तरीके से होता है, जैसे रिक्शा वगैरह पे मैंने बहुत ट्रेवल होते देखा बर्फों को, फिर वो जो रेडी पे जाके सप्लाई हो जाती है, एंड इवन थोड़ी बड़ी शॉप्स पे भी ऐसी सप्लाई होती है, और फिर ये देखो कि वो बर्फ अगर रिक्शा पे आ रही है तो वो किस पानी से बनी होगी ये हमें पता नहीं है, तो वो कंटेमिनेटेड सोर्स ऑफ वाटर जरूर हो सकता है, तो अवॉइड पहले तो बाहर की चीजें, पर पूरी तरीके से नहीं अवॉइड कर सकते तो एटलीस्ट बर्फ वगैरह अवॉइड किया करो, राइट। मैं बोलूंगी गोलगप्पे अवॉइड करो तो तुम तो क्लास छोड़ दोगे, हेलो फिर, राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एस्कैरिसिस। एस्कैरिसिस इज अ राउंड वॉर्म, तो अभी अपन प्रोटोजोन में चल रहे हैं या क्या चल रहे हैं, खत्म हो गया, खत्म हो गया। खत्म हो गया, ओके भैया, वॉर्म्स पे आ गए हम लोग। वॉर्म्स के लिए क्या वर्ड यूज करें हम, कौन सी डिजीजेस है ये, एलिमेंट्स। हेलमेंट्स, हेलमेंट्स लिखो भैया, हेलमेंट्स लिख दो भाई। स्टार्ट करते हैं और जल्दी से खत्म करते हैं, समय क्या हो गया, ओह अच्छा कार्तिक आर्यन, क्या 37 काम है। क्या हो गया बेटा कार्तिक आर्यन, क्या हो गया यार ये कौन है जो कॉफी का सिंबल देके भूल गया, मनीषा कितनी कॉफी पिएगी बेटा, मेरी तो चाय भी खत्म हो गई, हटा ले अब तो मुझे भूख लगने लग गई। Ascaris, a common round worm, and Wucheria, filarial worm, ये दो हेलमेंट्स है जिनको हमने पढ़ना है और पैथोजेनिक है ये ह्यूमन के लिए, ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज मत हो ना कि स्कैरिस और विशेरिया एक साथ बात हो रही है, अलग चीजों की बात हो रही है कहीं साइड में लिख लो, क्योंकि तुम्हारी एनिमल किंगडम बहुत अच्छा है ठीक है, तो राउंड राउंड सा जो वर्म है ना वो अपना स्कैरिस है ना, और विशेरिया जिसको आप फिलेरियल वर्म लिखते हैं साइड में लिख लो, कोई बात नहीं। विशेरिया बहुत पसंद है, मैं बता दूं नीट वालों को, ओके, दे रियली आस्क क्वेश्चन, ठीक है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रेफर टू यू प्लांट किंगडम, ओह एनिमल किंगडम। नाउ आर सम ऑफ द हेलमेट व्हिच आर नोन टू बी पैथोजेनिक टू ह्यूमन, पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉजिंग, कोई भूल गया तो मैं याद दिला देती हूँ, डिजीज कॉजिंग को कहते हैं। नाउ Ascaris, an intestinal parasite, causes ascariasis. तो ascaris की बात कर रहे हैं सबसे पहले, वो कह रहे हैं ascariasis नाम की बीमारी ये करता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, अभी तक स्पेसिफिकली इंटरनल ब्लीडिंग वर्ड नहीं पढ़ा था, ascaris में पहली बार पढ़ा मैंने, ठीक है, तो इंटरनल ब्लीडिंग इज अ वेरी गुड सिम्टम इस पॉइंट को पहचानने के लिए। मस्कुलर पेन होती है, मसल्स में पेन होती है, फीवर होता है, अनेमिया होता है, अनेमिया मतलब खून की कमी। खून की कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी, क्योंकि आरबीसी कम हो गया, ऐसे कर सकते हो, आरबीसी लेस, कुछ भी कर सकते हो, राइट। और ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टिनल पैसेज, बेटा इतना ज्यादा वहां पे स्कैरिस इकट्ठे हो जाते हैं कि ब्लॉकेज हो जाती है, तो बहुत ही खतरनाक पिक्चर देखी थी ना हमने इसमें, ये वही वाला है। The eggs of the parasite are excreted along with the feces of infected person, which contaminate soil, water, plants, etc. बेटे हर जगह पे वो इन्फेक्शन की बात कर रहा है, यहाँ पर स्पेसिफिकली वो बोल रहा है कि अंडे निकलते हैं फीसिस के अंदर बहुत ज्यादा, स्कैरिस भी निकलता है, अंडे बहुत ज्यादा निकलते हैं, तो वो ट्रांसमिट हो जाते हैं इधर से उधर, तो ऊपर इन्होंने कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया एग की बात,
वहां पर भी होते हैं, उनके स्पोर्स एंड एग्स निकलते हैं, लेकिन यहाँ मेंशन कर रहा है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं इस लाइन से। एग्स ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलोंग द फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। मैंने एस्कैरिसिस में ही पढ़ा है ये, राइट। नाउ बुशेरिया बेनक्रॉफ्टी, तो नेक्स्ट पे आते हैं। अ हेल्दी पर्सन एक्वायर दिस इन्फेक्शन थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स। तो बेसिकली कंटामिनेटेड चीजों से होता है सारा काम खराब, सिंपल चीज, सीधी बात है। इसलिए कहते हैं बाहर से जल्दी कुछ खाना नहीं चाहिए, और खाना भी है तो एटलीस्ट देख लो साफ सुथरा सा तो होना चाहिए। बहुत ही गंदा वहीं खा रहे हो तो बावले हो तुम, और क्या। आओ भाई नेक्स्ट चलते हैं। बुशेरिया जो है दैट इज बुशेरिया बेनक्रॉफ्टी या बुशेरिया मलाई, दो पढ़नी है, ठीक है। बेनक्रॉफ्टी एंड मलाई। बैंकरप्ट है, बहुत मलाई खाते हैं ये, इस वजह से बैंकरप्ट हो गए, इतना ज्यादा दूध लेते थे मार्केट से। बैंकरप्ट मतलब पैसे नहीं है बैंक में, मतलब कि जो तुम्हारे हाल है जो हमारे हाल है, सबके यही हाल है। द फिलेरियल वॉर्म के नाम से भी इसे जानते हैं। कॉजेज अ स्लो डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ओहो हो, ये रन नीट का क्वेश्चन। स्लोली डेवलपिंग, बहुत धीरे धीरे डेवलप होता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, बेटा जो क्रॉनिक होता है ना वो धीरे धीरे डेवलप होता है और लॉन्ग टाइप तक रहना है। हमें याद है ना इन्फेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक्यूट होते हैं और क्रॉनिक होते हैं, इफ यू रिमेंबर। Yes, Yes, ma'am. तो इन्फेक्शन अपने दो टाइप के हैं, एक है एक्यूट, बहुत ज्यादा क्यूट, और एक है क्रॉनिक। तो कभी हम किसी से मिलते हैं हमें बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं ना, लोग थोड़ी देर के लिए क्यूट होते हैं, उसके बाद वो चुड़ैल हो जाते हैं, है ना। तो मुझसे ही मिले थे, तुमको मैं बड़ी क्यूट लगी थी, कभी कभी अगर तुमको लगता है कि क्या है, तो ऐसे ही है। एक्यूट क्या होता है, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए कोई तुमको क्यूट लगता है, फिर तुम मनुष्यों के जानने लगते हो तो पता चलता है कि क्यूट व्यूट कुछ नहीं है। मौका मिलने पे फिर तांडव हो जाता है यहाँ। और क्रॉनिक क्या होता है, लॉन्ग टर्म डिजीज को कह लें, ठीक है। लॉन्ग टर्म डिजीज रहती है और ये ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में डेवलप होती है ना। एक्यूट जल्दी आके जल्दी चली जाएगी, क्रॉनिक देर तक आई, धीरे धीरे आएंगी जीवन में और रहती रहेंगी, ठीक है। क्रॉनिक लोगों को ढूंढो, एक्यूट मत ढूंढो। नाउ इट इज अ स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। एग्जैक्टली इसी लाइन से तुमसे पूछ लेंगे कौन सी डिजीज की बात हो रही है, बुशेरिया बेनक्रॉफ्टी। Of the organs in which they live for many years, usually the lymphatic vessels of the lower limb, and the disease is called elephantiasis or filariasis. तो बहुत आराम से उन्होंने बोला कि पहली बात तो elephantiasis को filariasis कहते हैं, क्योंकि इसका जो वॉर्म है उसको फिलेरियल वॉर्म भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेंगे कि होगा कहाँ पे, तो साइट ऑफ इन्फेक्शन है lymphatic vessels of the lower limb, लोअर लिम्ब में lymphatic vessels में होता है, ठीक है। दिस इज साइट ऑफ इन्फेक्शन, लिख लो, लिख लो, ध्यान से उतर जाता है। जब बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ते हो तो ये याद नहीं रहता कि याद क्या करना है, जहां पर भी ऐसे लिख लोगे तुमको याद रहेगा, इसको याद रखना है मुझे। तो अगर फिलेरियल बोन या एलिफेंटेसिस पे क्वेश्चन आ गया तो बकवास मत लिख के आना, फिर तुम बकवास लिख के आके बोलोगे हमें नंबर नहीं मिले, हमें मैडम अच्छा नहीं पढ़ाती। तो ये पॉइंट लिख के आने हैं कि डिजीज कौन करता है, किस किस नाम से जानी जाती है, वो लोअर एब्डोमेन में होती है, इट इज अ स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ऐसे वाले वर्ड लिखने होते हैं। नाउ दीज, अब ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, द जेनिटल ऑर्गन आर ऑल्सो ऑफन अफेक्टेड। देखो हमेशा नहीं है, ऑलवेज नहीं लिखा, ऑफन लिखा है, तो यहां से तुम्हारे साथ गेम हो जाएगा। ओके तो इस लाइन पे हम गौर फरमाएंगे, ये लाइन हमारे नेगेटिव मार्क में 4 नंबर खा सकती है बहुत ही निर्दयी तरीके से। यहां लिखा है जेनिटल ऑर्गन्स नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, जरूरी नहीं हर बार होगा ऐसा, नॉट ऑलवेज बट मोस्टली, ऐसा भी लिख सकते हैं समटाइम्स, और ऐसा भी लिख सकते हैं ऑफन अफेक्टेड, ठीक है। तो नॉट ऑलवेज, अब वो क्या लिखेंगे तुम्हें स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो वहां लिख देंगे वो द जेनिटल ऑर्गन्स आर ऑलवेज अफेक्टेड। तो ऑलवेज तुम ऑफन से कंफ्यूज हो जाओगे, तो ऑलवेज नहीं है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत Yes, ma'am. बहुत ही पेचीदा लाइन थी, तो जैसे ही पैराग्राफ एंड में जा रहा हो समझ जाना पेचीदा बातें होने वाली है यहाँ। नाउ रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटी, ग्रॉस डिफॉर्मिटी, ग्रॉस इज समथिंग जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई शेप नहीं होता, जो आपको सही नहीं लगता, ऐसी डिफॉर्मिटीज हो जाएगी कि उसका कोई शेप सा नहीं लगेगा, तो दैट इज ग्रॉस डिफॉर्मिटी। तो पैथोजन एंड ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट बाय एन फीमेल मस्कीटो वेक्टर। ओहो, तो पैथोजन बाइट से जा रहा है, मछलियों ने बहुत दिमाग खाया है, एक मछली ने मलेरिया कर दिया, दूसरी मछली ने क्या करा है, एलिफेंटेसिस। कौन सी मछली होती है ये, क्यूलेक्स, रिलैक्स। Culex. फीमेल, महिला है ये। तो ये महिला को ही बच्चे पैदा करने हो तो इसलिए वो काटती फिरती फिर रही है, ब्लड चाहिए उसको, वो क्या करे, उसकी गलती नहीं है, नेचर ने ऐसा बनाया, तो हमें मत कुछ कहना, ठीक है भाई। चलिए आते हैं आगे, डायग्राम दिख रहा है,
लेबलिंग आ सकती है। एलिफेंटेसिस फिलेरिएसिस के नाम से डिजीज बहुत बार आती है, बहुत ज़्यादा बार आती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डोंट इग्नोर। ठीक है, जुर्म से सतर्क रहना है तो रहिए सावधान, इसे मत इग्नोर कीजिएगा इससे सवाल आएगा। देखो कैसे याद कर सकते हैं, बंदा कैसी पोज में बैठा है, वाई क्यों हुआ ये, राइट। और हुआ कहाँ पे, लेग पे, लेग, तो लेग से लेग्स याद रख सकते हैं, तो क्यों लेग्स याद हो जाएगा। वैसे तो बहुत ही खराब टेक्निक थी, पर अगर किसी को नहीं याद होता तो ऐसे याद कर सकते हो कि लेग की डिजीज है तो लेग से लेग्स याद कर लेना, और क्यों हुई है तो क्यों लेग्स। सो कूलिक मस्कीटो की वजह से ये होता है। ओके, यस मैम। आइए नेक्स्ट। अरे 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 क्या आ गया ये, फंगल डिजीज। हाँ फंगल डिजीजेस आ गई। तो फंगल डिजीजेस में हमने कैसे याद किया था, एपिडर्मिस के ऊपर 3 सींग वाले स्पोर्स बैठे हैं, ऐसे लिया था। यस मैम। अब तो याद हो रहना चाहिए, अब तो मतलब इतनी बार बोल दी मुझे भी हंसी आ गई बोलते हुए। तो एपिडर्माइटोफॉन एंड ट्राइकोफाइटोन, और इसके बाद वो कहाँ गया हमारा, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोरम नहीं लिखा है तुमने, या मैंने काट दिया, चलो कोई बात नहीं, लिख लो तुम। मैम लिखा है, लिखा है, मैंने काट दिया फिर, है ना। एक लाइन और ऊपर थी। Yes, ma'am. अच्छा, ओ क्षमा चाहेंगे हम, चलो कोई बात नहीं, तुम अंडरलाइन करो, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वॉर्म, रिंग की शेप के जो वॉर्म्स, रिंग वॉर्म से नहीं होता, ये फंगस से होता है। पहली चीज तो यही लिख लो ये नहीं तो बहुत ही ज्यादा बेइज्जती वाली गलती हो जाएगी, है ना। इसको हम कहेंगे फिर सिली मिस्टेक हो गई थी हमसे which is one of the most common infectious disease in men. Human, हमें भी हो सकता है भाई one of the most common infectious disease. Now appearance of dry, infectious मतलब एक दूसरे को फैल सकता है, ठीक है। होता क्या है इसमें, appearance of dry scaly lesions on various parts of the body like skin, nails and scalp. तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक इंडिविजुअल है और उनके स्किन, नेल्स और स्कैल्प पे आपको ड्राई स्केली लेजन्स मिल रहे हैं, तो उनको क्या हो सकता है, रिंग वॉर्म्स है या क्या है। तो याद रखना कि ये सिम्टम तुमने यहाँ पढ़े, आर द मेन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। दीज लेजन आर अकम्पेन्ड बाय इंटेंस ईचिंग, बहुत ज्यादा खारिश होती है उस पर, इसे इंची कहते हैं, ठीक है। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प करते हैं इसको बढ़ने में, तो बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा मॉइस्चर, पसीना आना, उससे ये जल्दी से ग्रो हो जाते हैं। फंगस को बड़ा बढ़िया लगता है खाना पीना, उसको ऐसा लगता है स्विमिंग पूल बन गया है, मस्त गर्मी का माहौल है, अच्छे से ग्रो करेंगे। ओके, which makes them thrive in skin folds such as those in the groin and between the toes. तो उंगलियों के बीच में और बढ़िया से ग्रोइन रीजन में, जो कि प्राइवेट पार्ट को कहते हैं हम लोग, पता है ना ग्रोइन प्राइवेट पार्ट। यस मैम। प्राइवेट पार्ट्स के पास तुमको ये बढ़िया से ग्रो करता दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा होता है, पसीना वहाँ ज्यादा आता है, वहाँ पे टेम्परेचर भी राइज रहता है। रिंगवर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टॉवल्स, ठीक है। तो फंगस है ना, तो मिट्टी में उसके पोर्स हो सकते हैं, उसके स्पोर्स तुमको मिल जाएंगे, तो मिट्टी से ऐसे उसमें नहा धो के आए हो तो नहा भी लिया करो पानी में, है ना, कीचड़ में मत घूमते रहा करो। और हाँ, किसी का, हम कहते हैं ना टाल्स नहीं यूज करने चाहिए, किसी के कपड़े नहीं ऐसे पहनने चाहिए, और किसी के कॉम नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि जो कम्युनिकेबल डिजीजेस है वो ऐसे फैलती है। तो इसलिए बहुत कॉमन चीज है कि कभी किसी का तौलिया नहीं यूज करना चाहिए, या फिर उसके कपड़े ऐसे नहीं लेने चाहिए। एटलीस्ट लेनी है तो धो के लो और धो के ही वापस करो, राइट। और कॉम भी यूज नहीं करनी चाहिए, डैंड्रफ बहुत जल्दी फैलता है। ओके, डन डन डन। Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा वापस आ गए, जल्दी बता क्या क्या हो गया। प्रोटोजोन में मलेरिया और एमीबोसिस हो गया, इसके अलावा क्या करा है। Helminths में हेलमिंथ्स में कौन सी करी, Ascaris एस्केस Ascaris एलिफेंटियासिस और फिलेरियसिस या फिर एलिफेंटिसिस कह लो, अच्छा रो मत। और फिर लास्ट में क्या करा, Fungal ringworm फंगल डिजीज, फंगल डिजीजेस, और इसमें क्या पढ़ा हमने, ringworm रिंगवर्म, रिंगवॉर्म। एक्चुअल में रिंगवॉर्म ही पढ़ा हमने एक्स्ट्रा में भी ना, बस 3 पैथोजन से होता है, याद रखना है, राइट। इतना डन, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए आगे चलते हैं। सो अब देखो, ये वो चीजें जो तुम कम करते हो, तुम क्या, अपने साथ भी थोड़ी प्रॉब्लम है। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज बच सकती है अगर थोड़ी सफाई रखो। अगर तुमको फंगल इन्फेक्शन है तो तुम तो अपने आप क्लीन रखो ना, क्यों दूसरों को करवा रहे हो, है ना। तुमको कोल्ड है तो ऐसे हैंकी रख के छींक दो, जरूरी है जाके तरुण के पास ही जाके छींकना है, उसको भी हो जाएगा। मेजर फॉर पर्सनल हाइजीन इंक्लूड, अपनी सफाई में क्या इंक्लूड होता है पर्सनल हाइजीन में, कीपिंग द बॉडी क्लीन, नहा लिया करो,
कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी पिया करो। ब्लैक कॉफी साफ पानी में मैं काउंट नहीं करूंगी साहिल। फूड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को धो के खाया करो, ठीक है खुशी, ज्यादा जल्दी मत मचाया करो, धो लिया करो उसे। पब्लिक हाइजीन इंक्लूड्स, अब पब्लिक हाइजीन की बात करूं तो तुम पब्लिक हाइजीन में कैसे कंट्रीब्यूट करो, जैसे प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, तो जैसे घड़ी घड़ी कहीं पे जाके सूसू नहीं करना होता, समझ आई, वॉशरूम में करते हैं, ये सभी पुरुषों को मैं कहना चाहूंगी, तुम्हारे साथ ही प्रॉब्लम है ये बड़ी बड़ी। पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वियर, ठीक है, वाटर रिजर्वियर जैसे जैसे सूखना ले गए अपने यहाँ पे तो उनकी सफाई वफाई भी होनी चाहिए। अगर स्विमिंग पूल है तुम्हारे घर में तो उसकी सफाई कर लो, तालाब बने हैं या फिर अगर जानवर पाल रखे हैं तो क्लीनिंग करनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। सीज पूल्स एंड टैंक्स एंड ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक कैटरिंग, सफाई रखा करो भाई हर जगह पर, और कुछ नहीं। चलो ये तुम खुद से रेगुलेट नहीं कर पाओगे पर एटलीस्ट अपने आसपास सफाई रखो। These measures are particularly essential where the infectious agents are transmitted through food and water, such as typhoid, amoebiasis and ascariasis. ओहो, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ये हम मिटाना चाहेंगे सब कुछ, तो मैं तुम समझा रही थी, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, देख लेते हैं। ये कह रहे हैं ये एसेंशियल बहुत है, सफाई रखो, जैसे कि पानी के टैंकर है हॉस्टल में साफ होने चाहिए, वो साफ नहीं होते थे इसलिए हमारे हॉस्टल में हर साल टाइफाइड होता था, हर बार एक वेव आती थी टाइफाइड की, मलेरिया की और डेंगू की, ये ऐसे वेव आती थी पूरी, क्योंकि एक तो सफाई नहीं होती, आसपास जंगल जंगल था तो वहाँ सफाई नहीं होती थी और पानी के टैंकर साफ नहीं होते थे, और मुझे पूरा विश्वास है हॉस्टल वाले हाथ धो के खाना नहीं बनाते थे तो उन पापियों की वजह से हुआ है ये, तो तुम सफाई रखो। लेकिन क्वेश्चन आएगा यहाँ से, दीज मेजर आर पर्टिकुलरली एसेंशियल वेयर द इन्फेक्शियस एजेंट्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड वाटर, तो टाइफाइड, एमीबॉयसिस एंड एस्कैरिसिस कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, these three are ascariasis, emergency typhoid, these three are what communicable and infectious, पहली चीज यहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे ये, और दूसरा वो क्या क्वेश्चन उठा सकते हैं ये, स्प्रेड बाय, वैसे अंडरस्टूड था, कंटेमिनेटेड मतलब गंदा, वो जो इन्फेक्शन से गंदा हो मतलब पैथोजन से गंदा हो, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, तो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है क्योंकि स्पेसिफिकली 3 एग्जाम्पल मेंशन करे उसने, ओके। नहीं मुझे नहीं हुआ था, मेरे सारे दोस्तों को हो गया था वजह थी, तो मैं वो थी जो हॉस्पिटल लेके जा रही थी। डन सबका? Yes, ma'am. यस मैम। वो कभी कभार क्या होता है ना, इम्यूनिटी किसी किसी की इम्यूनिटी वर्क नहीं करती, नहीं मेरे दोस्तों की अच्छी इम्यूनिटी थी, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मुझे क्या लगता है, सच बताऊं तो मुझे इतना पता है कि मुझे नहीं हुआ था, इम्यूनिटी तो वैसे सबकी अच्छी थी, ऐसी बात तो नहीं, पर चलो कोई बात नहीं, या हो सकता है मेरे को इतना गंदा खाने की आदत थी कि मुझे थोड़े बहुत से फर्क नहीं पड़ा। नाउ इन केसेस ऑफ एयरबॉर्न डिजीजेस, ठीक है, ये जो हवा के रफ्तार के साथ बहती बहती एरिजोल इफेक्ट से होती है एक दूसरे को, सच एज निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड, ठीक है, तो देखो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से जो हुई वो 3 बताई मैंने, TA², राइट। अब ये कह रहे हवा के झोंकों के साथ जो जाएगी, ऐसे बढ़िया हवा के झोंके, ये तो पानी बन गया, हवा के झोंकों के साथ जो जा रही है तो हम बना देते हैं, कोई छींक रहा है यहाँ पे, कौन छींक रहा होगा ऐसे मुंह खोल के पागलों की तरह, ये थूक दिया, ठीक है, इससे जो ट्रांसमिट हो रही है इन्होंने मेंशन किया है, एक तो कॉमन कोल्ड जो तुम लोग एक दूसरे को बढ़िया से करते हो, हम भी करते हैं, और एक होता है निमोनिया, फैल जाता ही, और निमोनिया को कौन से पैरासाइट से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। सही। तो ये है एयरबोर्न, ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे बहुत आराम से, ठीक है, तो CP से क्वेश्चन आ सकता है या TA² से क्वेश्चन आ सकता है, भाई कर लेना, क्लियर है। यस मैम। हल्के में मत ले लेना, NCERT की लाइन के यहाँ तो थ्योरी लिखी थी, हल्के में लोगे तो 8 नंबर कट जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, ओह क्या लिखा है, ये पीछे जाना पड़ेगा। इन एडिशन टू द अबव मेजर्स, क्लोज कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और देयर बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड, समझ रहे हो तुम, तो तन्वी को जैसे ही कॉमन कोल्ड हुआ, एक उससे दूरी बनानी है और उसकी चीजों से भी दूरी बनानी है, तन्वी की चीजें कोई उठा के नहीं खाएगा, तो तन्वी जैसे तुझे कॉमन कोल्ड हो ना, तो अपनी आसपास सब चीजों पे ना छींक दियो, खाने वाने पे सब पे छींक दियो, कोई नहीं खाएगा। For diseases such as malaria and filariasis that are transmitted through insect vector, अब देखो वो कह रहे हैं ऐसी भी तो डिजीज थी ना जो वेक्टर से जा रही थी, तो वेक्टर से कौन सी जा रही थी, उन्होंने कहा स्पेसिफिकली बताई उन्होंने, एक कहा मलेरिया जा रही थी, और कौन सी जा रही है, फिलेरियसिस, मलेरिया किससे जा रही थी, महिला फिलीस, और फिलेरियसिस किससे जा रही थी, Culex. क्यूलेक्स,
राइट, वो कह रहे हैं ये तो वेक्टर से जा रही है, अब इसमें क्या करें, ना थूके नहीं थूकते भाई, ठीक है, सफाई रखे वो तो ठीक है, लेकिन वो तो जा रही है। अब क्या करें, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम सिंपली इसमें इनकी ब्रीडिंग प्लेसेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कंट्रोल और एलिमिनेट वेक्टर्स एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस, यानी कि अगर कूलर में पानी, अगर कूलर चलाना है तो पानी भरो, नहीं तो उसको हटा दो, कि मच्छर अपनी पॉपुलेशन बढ़िया से पानी में फैला सकते हैं, राइट। तो सफाई रखनी होती है, इनके ब्रीडिंग प्लेसेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करो, तो इसके बारे में जितनी नॉलेज होगी उतना ही हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। This can be achieved by avoiding stagnation of water in and around a residential area, regular cleaning of household cooler, use of mosquito nest लगाओ भाई, वो ना आ पाए तुम्हें काटने, introducing fish like गम्बूस। ये रहा क्वेश्चन। गम्बूसा के बारे में क्या खास बात है, बहुत कमाल की मछली है, क्या करती है ये, ईट Mosquito larvae. लार्वी, और यहाँ पे सिंपली मॉस्किटो भी लिख सकते हैं, तो मॉस्किटो के लार्वा छोटू छोटू बच्चों को खा जाती है ये, बढ़िया ये, इसको ले आओ, मतलब खा ले तू, दावत कर। तो गंबूसा पे क्वेश्चन आ सकता है, गंबूसिया बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन किया जाए इसको, 4 नंबर ले दो। तो इसको पॉन्ड वगैरह में डाल दो, बढ़िया से मस्कीटो लार्वा को खा जाएगी, ये लिखा है, अंडरलाइन करो, इससे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। नेक्स्ट, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड इन डिचेस, ड्रेनेज एरियाज एंड स्वैम्प्स, पानी वानी का जहाँ इकट्ठा है वहाँ पे इंसेक्टिसाइड डाल दो। इंसेक्टिसाइड मतलब, साइड मतलब काट रहे हैं, इंसेक्ट को मारने वाले। इन एडिशन, डोर एंड विंडो शुड बी प्रोवाइडेड विद वायर मैश टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मस्कीटो। अब यहाँ तो है नहीं, लेकिन हैदराबाद में कीड़े बहुत होते हैं, तो वहाँ पे सारी खिड़कियों पे ना ऐसे एकदम नेट सी लगा रखी होती है, खिड़कियों की शेप की, तो वो अंदर नहीं आते, लेकिन मेरे कमरे में तब भी आते हैं, मुझे पता नहीं है कहाँ से आ रहे हैं, पर मैंने नेट लगा रखी है, सो दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, नाउ सच प्रिकॉशंस हैव become, precaution मतलब सावधानी, have become more important especially in the light of recent widespread incident of vector borne diseases like dengue and chikungunya in many parts of India। ये जो उन्होंने एंड में डेंगू एंड चिकनगुनिया लिख दिया है ना, ये दिमाग खराब करेगा, क्योंकि इस पे अब तुमको नोट लिखना पड़ेगा, क्योंकि नीट वाले बोलेंगे कि हमने तो लिखा था, तुमने नहीं ध्यान दिया, हम क्या करें। तो वो कह रहे हैं एडीज मस्कीटो की, अब एक और नया मस्कीटो आ गया भाई, एडीज, वेराइटी होती है इसकी, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज करती है। तो डेंगू एंड चिकनगुनिया के लिए एरी मस्कीटो आता है फीमेल, ठीक है, तो ये भी ये डिजीज करता है, तो इसके ऊपर भी तुमको नोट लिखना पड़ेगा। ऑलराइट, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आइए आगे चलते हैं ना। एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजिकल साइंसेज, ओहो बड़े एडवांस हो गए हम, हैव आर्म्ड अस टू इफेक्टिवली डील विद मेनी इन्फेक्शियस डिजीजेस, बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस से हम डील कर सकते हैं, तो हम उनको क्योर करते हैं, फिर वो और खराब होके आती है, फिर हम और परेशान होते हैं, हमारी जिंदगी ऐसी चल रही है। So the use of vaccines and immunization programs have enabled us to completely eradicate deadly diseases like smallpox। ये रहा नीट का क्वेश्चन, कौन सी डिजीज है जो भाई निकल ली है दुनिया से निकल रही है, दैट इज स्मॉल पॉक्स। बहुत पहले स्मॉल पॉक्स का केस आया था, ये दुनिया से निकल चुका है। ओके, खुशी की बात है, ये अच्छी बात है, निकाल दिया है। वैक्सीनेशन, हाई वैक्सीनेशन से निकला ये, बहुत अच्छी सक्सेस है इसकी। तो पोलियो के साथ भी यही कोशिश की जा रही है कि इसे भी निकाल दिया जाए। तो स्मॉल पॉक्स है जो इरेडिकेटेड है, ये क्वेश्चन तुमसे पूछ लेंगे, फिर ये स्मॉल पॉक्स स्मॉल सा लिखा हुआ याद नहीं रहेगा, तो ध्यान दे। क्या समय हुआ है, ओहो बढ़िया, जाने का समय हो रहा है मेरा। अ लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक पोलियो, डिप्थेरिया, निमोनिया एंड टेटनस, ओहो पोलियो का जिक्र करा नहीं, यहाँ बता दिया, और टेटनस का भी यहाँ बता दिया, जिक्र नहीं करा ना, तो यहाँ लिख लेना पोलियो और टेटनस और भेज देना मुझे, चेक करके बता दूंगी। जो भेजेगा मैं उसी को अपना भी बनाया हुआ नोट भेजूंगी, है, मैंने लंगर सेवा नहीं खोली है कि सबको खाना मिलेगा, जो मेहनत करेगा उसी को मिलेगा, तो जो एक्स्ट्रा भेजेगा मैं उसी की मदद करूंगी, ठीक है, ग्रुप में नहीं भेजूंगी, भूल जाओ। Now have been controlled to a large extent by the use of vaccines, हमने इनको काफी कंट्रोल कर रखा है, पोलियो को स्पेशली। देखते हो ना अमिताभ बच्चन आते हैं, वो क्या कहते हैं, 2 बूंद जिंदगी की, लिया तुमने Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. जिंदगी की, उसके बाद वो पार्ले जी का बिस्किट देते हैं, अभी भी देते हैं क्या? No, ma'am. No, ma'am. जतिन, पोलियो टेटनस ये जो डिजीज नहीं पढ़ाई है ना, चिकनगुनिया एंड डेंगू, इसके ऊपर नोट बना के लाना, ओके। अच्छा, अब नहीं देते, अपने टाइम में पार्ले जी का बिस्किट देते थे, और अगर स्कूल में डलता था तो वो बादाम वाला दूध देते थे कुछ नहीं देते, पूछते नहीं तुम्हें No, ma'am. कि वैक्सीन भी लगती है, तुमने शायद सुना होगा। अरे अरे अरे, सेबिन एंड सॉक, सेबिन ओरल फॉर्म में भी लिया जाता है। ऑल द बेस्ट, पढ़ोगे पोलियो तो आ जाएगा, क्वेश्चन आता है इससे, सेबिन एंड सॉल्ट से। बायोटेक्नोलॉजी अबाउट विच यू विल रीड मोर इन चैप्टर 12, हाँ भाई बायोटेक भी पढ़ेंगे हम। इज एट ए वर्ज ऑफ मेकिंग अवेलेबल न्यूअर एंड सेफर वैक्सीन। तो बायोटेक्नोलॉजी, वैक्सीन जो होती है 3 जनरेशन होती है वैक्सीन की, ओहो लिख लो भाई, वैक्सीन की 3 जनरेशन है, एक होती है फर्स्ट जनरेशन,
वैक्सीन? एक होती है सेकंड जनरेशन और एक होती है थर्ड जनरेशन। अभी नहीं पढ़ाऊंगी, वैक्सीन आगे आएगा तब पढ़ाऊंगी। यहाँ क्यों बताया मैंने, जो तुम बायोटेक्नोलॉजी यूज करके वैक्सीन बनाते हो ना, बायोटेक, उसको हम थर्ड जनरेशन वैक्सीन बोलते हैं, बहुत ज्यादा एडवांस है। तो जो अपा ये कर रहे थे ना, कोविड की बना रहे थे, वो थर्ड जनरेशन वैक्सीन है। तो नीट ये पूछ सकता है, पूछना बनता भी है, अभी तो हुआ है सब कुछ, राइट। तो थर्ड जनरेशन वैक्सीन जो बायोटेक की मदद से बनी है, फर्स्ट एंड सेकंड आएगा, पढ़ाएंगे। नाउ डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वेरियस अदर ड्रग हैज आल्सो इनेबल्ड द इफेक्टिवली ट्रीटिंग इन्फेक्शियस डिजीज। ओहो, डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक किसने की थी? बाय Alexander Fleming. फ्लेमिंग। पहली एंटीबायोटिक का नाम क्या था? Penicillin. पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। अब मैं पूछूं कि वो किससे निकाली थी? पेनिसिलिन। Penicillin. Notatum. पेनिसिलिन नोटेटम। यस शिवानी, आगे आएगी तब पढ़ाऊंगी तुझे फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन, ठीक है। मैम नोटेटिव सेबिन विल, और सॉल्ट क्या बताया? हाँ जी बेटा। सेबिन और सॉल्ट क्या बताया? सेबिन एंड सोल पोलियो के लिए वैक्सीन यूज की जाती है, इंजेक्शन। ओके मैम। ओके, और सेबिन ओरल फॉर्म में भी लेते हैं। तो जो 2 बूंद जिंदगी की है ना, वो सेबिन ओरल फॉर्म है। और सॉल्ट इज अ इंजेक्शन, पोलियो का इंजेक्शन भी होता है, पर इंडिया में मास तो हमारी वही होती है, ओरल ड्रॉप्स। ठीक है, इसका नोट लिख लेना। चले आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इम्यूनिटी, ओहो इम्यूनिटी तो तुम्हारी बहुत ज्यादा अच्छी है। एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। भैया बहुत इन्फेक्शियस एजेंट से हम रोज मिलते हैं, मेरे आसपास अभी भी घूम रहे हैं, अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, पर रुक जाओ। However, only a few of these exposure result in disease। बहुत कम बार मैं बीमार होती हूँ, ठीक है, बाकी टाइम तो मेरे ड्रामे होते हैं। Why? क्यों? मेरी मर्जी। This is due to the fact that body is able to defend itself from the most of this foreign agents। अपनी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, ऐसे कुछ होने नहीं देती। वो कहती है कि हमने इतना गंदा बंदा खाया, पॉल्यूशन में रहे हैं, हमें ऐसे कैसे बीमारी हो जाए, और मैं दिल्ली से, हमें नहीं होती इतनी जल्दी बीमारी। This overall ability of the host to fight the disease causing organism conferred the immune system is called immunity। बेटा ये रही इम्यूनिटी की डेफिनेशन। अगर तुमको लगता है तुम महान हो, तुमको आती है, फिर भी लिख लो। अगर इम्यूनिटी पे क्वेश्चन आया तो तुम डेफिनेशन ही लिख के आए, तुम्हारे नंबर कटेंगे, अच्छा नहीं होगा वो। तो लिख लो, इम्यूनिटी का मतलब होता है हमारी बॉडी की क्षमता कि वो किसी भी इन्फेक्शन से लड़ सके, वो हमारी इम्यूनिटी है। अब वो 2 टाइप की होती है, एक होती है इनएट और एक होती है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड जो तुम कमाते हो क्या, जीवन भर में, जैसे एक्सपीरियंस। और इनएट मतलब पहले से प्रेजेंट है, तो जैसे पैदा हुए थे थोड़ी इम्यूनिटी के साथ पैदा हुए थे, नहीं तो मर जाते। तो इसलिए इम्यूनिटी के साथ जो पैदा हुए थे वो इनएट इम्यूनिटी है। तो कब से होती है वो तुम्हारे पास? सिंस बर्थ, पैदा होने से प्रेजेंट है। From इसके बाद इसके पास कोई मेमोरी नहीं होती, नो मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल का कॉन्सेप्ट अभी आगे आएगा, कोई मेमोरी नहीं है इसके पास, ठीक है। और ये इतनी स्ट्रांग भी नहीं होती। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है यू गेन आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ, और थ्रू आउट लाइफ आपको मिलती रहती है। और इसके पास मेमोरी सेल्स होते हैं। याद रखते ही किससे मिली थी? तुम पैदा होने के बाद से, अभी तुम जितने भी साल के हो और मैं जितने भी साल की हूँ और अब हम जितने भी साल के होंगे, जिस दिन मैं पैदा हो गई थी ना, मैंने जो भी पैथोजन मेरी बॉडी ने एनकाउंटर किया है, उसके बाद उसके मेमोरी सेल पड़े हैं। नाउ जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ मेमोरी सेल्स यू हैव इन योर बॉडी, जस्ट इमेजिन मिलियंस ऑफ मिलियन सेल्स। तो जितने भी एनकाउंटर तुमने, चाहे कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन तुम्हारी बॉडी के टच में आया है, बॉडी ने उसकी मेमोरी रखी है। कमाल का सिस्टम है ये, समझ रहे हो तुम? गजब गजब सिस्टम। नाउ आओ भाई, इम्यूनिटी पे आते हैं। अब पढ़ते हैं हम इनेट इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी भी 4 तरीके में डिवाइडेड थी वैसे, तो तुमको अगर याद हो, मैंने कैसे याद दिलाया था? प्रियंका चोपड़ा से, याद है किसी को? Yes, ma'am. और हमने क्या कहता कि P² C² से याद रखेंगे हम, है ना। चलो देखते हैं क्या किया था हमने, थोड़ा बहुत तो याद होगा किसी किसी को, है अभी हमारे पास समय। आइए, इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक है ये भाई, स्पेसिफिक नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि इनेट इम्यूनिटी सिर्फ वायरस को मारेगी, बैक्टीरिया को नहीं, मतलब बैक्टीरिया को नहीं रोकेगी, वायरस को रोकेगी, ऐसा नहीं है। नॉन स्पेसिफिक है, वो सबको रोक रही है, बाहर से कोई शरीर के अंदर मत आओ। तो इट इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम। इट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये दूसरा क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आते हैं। इट इज अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स इनटू द बॉडी। ये कह रहे हैं कि इनेट इम्यूनिटी काम कैसे करती है। वो कह रहे हैं ना, वो पैथोजन को बॉडी में आने ही नहीं देती। सबसे पहला काम तो वो यही करती है। इनेट इम्यूनिटी के 4 टाइप के बैरियर्स हैं, तो वो बैरियर लगाती है। जैसे मुझे होते, कभी तुमने देखे पुलिस के नाके लगते हैं,
Yes, ma'am. इनेट इम्यूनिटी है वो, ठीक है। अब 4 तरीके के नाके लग सकते हैं, वो हमने पढ़ने हैं। प्रियंका चोपड़ा से हम याद रखेंगे, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, पी स्क्वायर, सेलुलर और साइटोकाइनिन, C² ठीक है। तो फिजिकल बैरियर का मतलब है वो जो फिजिकली रोकेगा पैथोजन को। तो फिजिकली कैसे रोकेगा कि तुम गाड़ी सामने से आ रही है, मुझे इस साइड नहीं लाने देनी, तो मैंने एक बीच में बैरियर डाल दिया, है ना, वो जो भी आता है बीच में से लगा देते हैं दीवार सी, दैट इज फिजिकल बैरियर। अब मेरी बॉडी में फिजिकल बैरियर क्या है, जो मेरे आसपास पैथोजन है। मनीषा भी आगे आएगा बेटा, मेमोरी सेल्स, डोंट वरी। तो मेरी बॉडी में क्या फिजिकल बैरियर है कि ये जो बैक्टीरिया मेरे आसपास से भिन भिना रहा है और मुझे देख रहा है कि मैं क्लास ले रही हूँ, वो अंदर आ जाता है। क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि उसको रोक रखा है मेरी स्किन ने, ठीक है। मेरी स्किन कह रही है अंदर नहीं आना, यहीं रुक जा, यहीं पे पिंपल कर दे, लेकिन अंदर नहीं जाना। तो स्किन इज इन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। हमारी बॉडी में स्किन एक मेन बैरियर है जो माइक्रोब को अंदर नहीं आने देता। म्यूकस कॉन्टेक्ट, अब पहला तो स्किन है। मान लो उसने कहा ठीक है मैं तेरी स्किन से तो नहीं आ रहा, लेकिन तू बातें तो कर रही है ना, मुंह से अंदर चला जाऊंगा या नाक से अंदर चला जाऊंगा या आंखों से अंदर चला जाऊंगा। अब ये तो गेम हो गया कि इसको पता चल गया कि जाने का रास्ता है। उस केस में एक और है इनेट इम्यूनिटी में, कह रहा है रुको, म्यूकस की जो कोटिंग है वो भी तो है। म्यूकस की जो कोटिंग होती है of the epithelial lining of respiratory, gastrointestinal tract and urogenital tract also help in trapping microbe entering our body। मान लो मेरे मुंह से पैथोजन अंदर चला गया, तो जो ट्रैकिया के अंदर पड़े थे, जो ट्रैकिया के अंदर की तरफ सेल्स है, वहां पे पड़े होंगे कौन से सेल्स जो म्यूकस बनाते हैं, दोज आर नोन एज Goblet cell. गॉबलेट सेल्स। कितने सेल से मिलकर बनते हैं? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर है ये, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? स्टिकी स्टिकी सा होता है, पानी होता है मेनली, उसमें कुछ आयंस होते हैं। तो ये पता है क्या करता है, स्टिकी स्टिकी से ये पकड़ लेता है पैथोजन को, ठीक है। ये मेरा म्यूकस है, उसने पकड़ लिया पैथोजन। अच्छा इसने पकड़ लिया तो इससे मुझे बचाया कैसे? बेटा इसने पकड़ लिया, अब मेरा म्यूकस इकट्ठा हो गया, जब पैथोजन आएगा ना तो म्यूकस और सिक्रीट होगा, इतना ज्यादा म्यूकस इकट्ठा होगा कि मुझे खड़खड़ाहट सी होगी, मतलब दिक्कत होगी। तो मैं जब कफ करूंगी तो वो बाहर निकल जाएगा। या कोई में से मिट्टी उड़ी है मेरे गले में चलेगी, तो वो तो पैथोजन है ना, तो म्यूकस उसको पकड़ लेगा, इसलिए मुझे बहुत जोर से छींक आएगी और छींक के साथ सारा बाहर निकल जाएगा। तो छींक आना इज एक्चुअली डिफेंस मैकेनिज्म। तो म्यूकस कोटिंग से बस पैथोजन को बाहर निकालना होता है। अब ये म्यूकस कोटिंग है कहाँ, ये क्वेश्चन बनता है। म्यूकस कोटिंग है एक तो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, सांस ली तो रेस्पिरेटरी सिस्टम। दूसरा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, कौन सा होता है ये तुम्हारा? डाइजेस्टिव सिस्टम। और तीसरा है यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, क्योंकि पैथोजन प्राइवेट पार्ट से भी तो एंटर कर सकता है ना, तो जितने भी ओपनिंग्स है ना उनके पास वाला रीजन है ये, जहां पर आपको म्यूकस की कोटिंग मिलेगी अंदर की तरफ, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी, ये है डाइजेस्टिव, और तीसरा है सुसु। ओके, सुसु प्लस प्राइवेट पार्ट कर लो। तो हर जगह पे आपको म्यूकस की कोटिंग मिलती है। गॉट इट? Yes, ma'am. म्यूकस पैथोजन को मारता नहीं है, म्यूकस पैथोजन को सिर्फ ट्रैप करता है, राइट। तो प्राइवेट पार्ट से यूरिन एंड फीसिस की मदद से बाहर निकल जाएगा, राइट। रेस्पिरेटरी सिस्टम में खांसी वगैरह से बाहर निकल जाएगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम में खाने के साथ भी डेफिकेशन में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है ना सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. बैरियर मतलब कि केमिकल्स, केमिकल्स इन बॉडी, लिख लो। शरीर में जो केमिकल्स है उनको फिजियोलॉजिकल बैरियर बोलते हैं। अब केमिकल कहाँ पड़े हमने? स्टमक के अंदर एसिड पड़ा है, हमने Yes. सलाइवा पड़ा है हमारे मुंह में जो थूक बनता है, हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, ये सब के सब लिक्विड है, केमिकल्स है। इनके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से ये पैथोजन को किल करते हैं। जैसे बहुत कॉमन एंजाइम है जो सलाइवा और हमें टीयर्स में मिलता है, दैट इज नोन एज लाइजोजाइम, सुना है ना, Lysozyme. बैक्टीरिया को मारता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। और एंटीबॉडी भी मिलती है आपको, कौन सी एंटीबॉडी मिलती है? सिक्रीटरी एंटीबॉडी। ए जो सिक्रीट होती है वो सिर्फ ए है, ठीक है। एप्पल का जूस पीते हैं ना हम कितना बढ़िया, तो सिक्रीटरी समथिंग जो लिक्विड है, तो आपको सिक्रीशन में जो एंटीबॉडी मिलती है वो सिर्फ एंटीबॉडी ए है, ए फॉर एप्पल। तो आपको मदर्स के मिल्क में भी मिलती है, टीयर में भी मिलती है, और सलाइवा में भी मिलती है। क्लियर? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. भाई स्पीड ज्यादा तो नहीं होगी? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. किसी को अगर होती है और ये सारे बच्चे नो बोल देते तो तुम ऐसे हाथ खड़ा कर देना या मैसेज कर देना, कोई बात नहीं। तीसरा ही सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर मतलब सेल वाला बैरियर। सोचो पैथोजन के कि ठीक है मैंने स्किन को भी पेनिट्रेट कर लिया, मैंने सब कुछ पेनिट्रेट कर लिया,
नहीं, आईजीई सिक्रेटरी नहीं होता जतिन, वो एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए होता है। वो कह रहा है मैं पहुंच गया तेरी बॉडी के अंदर, मैं तो पहुंच गया ब्लड के अंदर, अब क्या करोगे? तो बच्चा कह रहा है कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ सेल्स भी पड़े हैं बचपन से, वो तेरे को बताएंगे अच्छे से। सो सर्टेन टाइप ऑफ leukocytes आर WBCs, ठीक है। तो सर्टेन टाइप्स ऑफ leukocytes दैट आर WBC आर प्रेजेंट इन योर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। अब इस पे मृत्यु हो जाती है बच्चों की कि क्या लिख दिया। पॉली बहुत सारे, मॉर्फो देखने में, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियर मतलब उसके जो न्यूक्लियस है डिफरेंट टाइप का आपको दिखेगा, इसकी शेप डिफरेंट दिखती है। ल्यूकोसाइट्स मतलब WBC। तो बहुत टाइप के PMNL न्यूट्रोफिल्स आपको मिलते हैं। न्यूट्रोफिल्स आर WBCs जो बहुत टाइप के होते हैं, बहुत तरीके के शेप के होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं, और वो आपको इनेट इम्यूनिटी में भी मिलते हैं और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी मिलते हैं। तो ये मजे की बात है कि मैं पैदा हुई थी तब भी है, मैं बड़ी हो रही हूँ तब भी और तरीके के मेरे बॉडी में बन रहे हैं। तो ये क्या सेल करते हैं, कोई पैथोजन अगर अंदर आ गया है ना उसको तब भी पीटते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया सेलुलर बैरियर एंड मोनोसाइट्स। तो सेलुलर बैरियर के अंदर यहाँ लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलुलर बैरियर के अंदर एक मैंने पढ़ा न्यूट्रोफिल्स ना, Yes, ma'am. और दूसरा मैंने पढ़े Yes, ma'am. मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स भी हमारे ब्लड में होते हैं और फिर वो जब टिश्यू में चले जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं हमारे मैक्रोफेजेस। कोई बात नहीं, अभी वहां नहीं जाएंगे। और एक होते हैं नेचुरल किलर सेल्स, इन्हीं को हम एक और नाम से बुलाते हैं नेचुरल किलर सेल, NKC। घबराने का नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, बताते हैं अभी क्या होता है। तो ये बचपन से पैदा होने से तुम्हारे पास है, तुम बड़े हो रहे हो तब भी तुम्हारी बॉडी में काम कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं मेरी बॉडी में, ठीक है। तो ये लिम्फोसाइट के टाइप होते हैं हमारे ब्लड में, मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट मॉडिफाई होते हैं और ये बना देते हैं मैक्रोफेजेस। यहाँ लिखा है तो मैं मेंशन कर रही हूँ, डोंट वरी, आगे तुम्हें फंक्शन में बताऊंगी। इन टिश्यूज तो मैक्रोफेजेस तुमको ब्लड में नहीं मिलते, ये तुमको मिलेंगे टिश्यू में, और जो तुमको ब्लड में मिलता है वो मोनोसाइट है। मोनोसाइट ही जब पेनिट्रेट कर जाता है टिश्यू के अंदर तो उसको मैक्रोफेजेस कहते हैं, यहाँ पे खाने का काम करता है। नाउ कैन फेगोसाइट एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब, तो ये उसको खा सकते हैं, माइक्रोब को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं सेलुलर। तो अगर कोई पैथोजन अभी भी पहुंच गया ना मेरे ब्लड में या टिश्यू में, अगर ब्लड में पहुंचा है तो न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल उसको पकड़ लेंगे, और अगर मेरे टिश्यू में पहुंचा है तो मैक्रोफेजेस उसको पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं सेलुलर बैरियर। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. साइटोकाइनिन बैरियर क्या होते हैं? साइटोकाइन बैरियर्स होते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल। ये बैरियर बड़े इंटरेस्टिंग है। एक सेल है, मैं सेल हूँ, मुझे वायरस ने इन्फेक्ट कर लिया, ठीक है, ये मैं सेल था, मेरे अंदर आ गया वायरस, बढ़िया से बनाएंगे हम वायरस, ये तो इंसान जैसा वायरस हो गया। अभी सेल कह रहा है मैं चाहता तो खुद को बचा नहीं पाता, पर मैं आसपास वाले लोगों की सहायता करूंगी। मैंने एक केमिकल सिक्रीट कर दिया, ठीक है। ये केमिकल क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन का बना है, ठीक है, ग्लूकोज और प्रोटीन के मिक्सचर है। पहले तो ये नीट का क्वेश्चन आता है। और इस केमिकल को मैं बोलती हूँ इंटरफिरॉन। और ये जाके आसपास वाले सेल को बोलता है कि देखो वायरस आ चुका है, तुम अपने शरीर में वो प्रोटीन बनाना बंद कर दो जो वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए चाहिए। तो अगर वायरस तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में वो प्रोटीन ही नहीं बन रही है जो वायरस को मदद कर सके तुम्हें इन्फेक्शन करने में। तो इसलिए वायरस तुम्हारे तक पहुंच के वहीं खत्म हो जाएगा। तो इन्हें कहते हैं इंटरफिरोन्स, जो आसपास वाले सेल को सिग्नल देते हैं कि वायरस आने वाला है, बी रेडी। So virus infected cell secrete proteins called interferons which are glycoprotein in nature which protect non-infected cells, आसपड़ोस वाले सेल, for further viral infection। समझ आया? Yes, ma'am. Yeah. क्वेश्चन कि इंटरफेरॉन ने किसको बनाया? मैंने इंटरफेरॉन सीक्रेट किया ना, मेरा तो जीवन गया, वायरस तो आ गया, लेकिन मैं आसपास वालों को बचा रही हूँ, तो वो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को बचा रहा है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. छोटू सी बात है जो तुमको पता होनी चाहिए कि लाइन ऑफ डिफेंस पूछते हैं। तो जब कोई पैदा हुआ, या चलो मैं हूं, तो मेरी बॉडी में सबसे पहले मुझे डिफेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? सबसे पहले डिफेंस जो मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज माय स्किन। सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सबसे पहली प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? मेरी स्किन दे रही है, तो वो होगी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और स्किन कौन से सेल से बनी होती है? Epithelial कौन से tissue. वाला? केराटिनाइज्ड होती है, स्क्वामस होती है, स्ट्रेटिफाइड होती है? केराटिनाइज्ड, स्ट्रेटिफाइड, एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम। तो स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज होती है भाई। पीठ पूछ लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मेरी स्किन ने मुझको दिया, ठीक है। गॉबलेट सेल हमें पता ही है यूनिसेलुलर है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, चलो
उसके बाद सलाइवा के बारे में एक पॉइंट है कि एक तो आपको लाइसोजाइम पता है सलाइवा में होता है, एंटीबॉडी ए होती है, ये भी आपको पता है। उसके अलावा एक थायोसाइनेट भी होता है, दिस इज ऑल्सो एंटी पैथोजन, ये भी पैथोजन को मारने के काम आता है। दीज आर द एंजाइम्स, ठीक है। उसके अलावा टीयर्स में आईजीए भी होती है और लाइसोसोम भी होती है। एक स्पेशल चीज होती है दैट इज लैक्टोफेरिन्स। तो लैक्टोफेरिन्स भी वो केमिकल्स है जो मारते हैं पैथोजन को। तो ये दो टर्म्स तुमको नहीं पता होगी तो ये लिख लेना, ठीक है। एंटी पैथोजन होता है ये, ओके क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. स्किन होगी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है मेरा? सेलुलर बैरियर। अगर वो मेरी बॉडी में एंटर कर गया तो मेरे ब्लड के अंदर और टिश्यू के अंदर जो सेल बड़े थे ना वो उसको मारेंगे। कौन कौन से थे? मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल, नेचुरल किलर सेल्स। Natural हाँ, killer cell. तो वो मेरे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। नीट क्या क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारी बॉडी में WBC का अमाउंट क्या है? 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब तक आपको WBC मिल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फुल फॉर्म PMNL की तो हमने लिखी ली है। तो अगर वो पूछे WBC में टोटल अमाउंट, WBC में बहुत सारे सेल्स हैं तो PMNL कितने होते हैं? लगभग 65% तो सिर्फ यही होते हैं, तो उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या है? हाँ, फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है? जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आएगी ना उसको हम कहेंगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ओके। एक्वायर्ड इम्यूनिटी अभी हमने पढ़ी नहीं है तो वी विल टॉक अबाउट इट। सो दैट वुड बी, अब जो मतलब मैं कह सकती हूँ अगर एक बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, तो मुझे बताओ उसमें कौन कौन से लाइन ऑफ डिफेंस मिलेंगे तुम्हें एक इन्फेंट में? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, First line of Line. or second फर्स्ट line. एंड सेकंड। Second. और सेकेंड लाइन भी मिलेगा, यस। थर्ड लाइन नहीं मिलेगा क्योंकि वो डेवलप हो रहा है, करेक्ट। Yes, Yes, ma'am. yeah ma'am, Yes, ma'am. ओके ऑलराइट।